मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ला रही हूँ, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। एक सरप्राइज, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारी लड़की ही तुम्हारे जैसे दानव स्वामी के लिए ला सकती है। मेडिसन टॉरेस की ओर से कोई भी चौंकाने वाली बात हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, ये दिलचस्प होने वाला था। मैंने उसे एक बार फिर चूमा। शुभ रात्रि मैडी। शुभ रात्रि डार्क पीटर। घर वापस आकर शुक्र है कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। मैं अपने बैग के साथ बिस्तर पर लेट गया, वही कपड़े पहने हुए जो मुझे एक भोले भाले सीधे सादे लड़के से एक अलौकिक मोहक में बदलते हुए देख चुके थे। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसका मुझ पर गहरा असर पड़ रहा था। मैं इस हद तक थक गया था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी कौमार्यता खो दी थी, एक खतरनाक तंत्र को खोल दिया था, एक चलता फिरता यौन हथियार बन गया था। और अब मेरे साथ मेडिसन टोरेस जैसी लड़की थी। उसने मेरा सबसे बड़ा राज अपने पास रखा था और मैंने उस पर पूरा भरोसा किया था। शायद बाद में यही मेरे लिए मुसीबत बन जाए, शायद नहीं भी, लेकिन फिलहाल मैं अपने सोने के समय के साथ ही कुंवारेपन के बिना ही सो रहा था। जब मुझे नींद आने लगी तो मेरे दिमाग में बस एक ही विचार बार बार घूम रहा था। अब समय आ गया था कि मैं एक ऐसा पीटर कार्टर बनाऊं जो उस राक्षस का मुकाबला कर सके जो मैं बन चुका था। कल का दिन बहुत ही रोचक होने वाला था। मैं एक ऐसी ताजगी के साथ जागा जो मेरे सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग थी। रात जैसे किसी तरह गुजारने की मेरी सामान्य भावना के बजाय मेरा शरीर वास्तव में अच्छा महसूस कर रहा था, काम कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे किशोरावस्था की बेचैनी और कैफीन की लत से जुड़े हुए कुछ पुर्जे हों। आज मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बेहतर हार्डवेयर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के साथ रीबूट कर दिया हो। कोई अस्तित्वगत विलंब नहीं। क्या मैं फिर से गर्दन के बल सो गया? जैसा कोई दर्द नहीं, बस एक सुचारू ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा अनुभव। शरीर के सही ढंग से काम करने का असली एहसास ऐसा होता है। किसने सोचा था? प्रोटीन शेक पीने और क्रायोजेनिक चैम्बर में 8 घंटे सोने के बाद एथलीटों को शायद ऐसा ही महसूस होता होगा। मेरा शरीर अब चिंता और गलत फैसलों के बोझ तले दबे हुए जेंगा टावर जैसा नहीं लग रहा था, ये पूरी तरह से काम कर रहा था। कुशल, ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसी शरीर के लिए बना हूं। अद्भुत। लेकिन अचानक मिली इस अद्भुत शारीरिक स्थिति के बावजूद मुझे अभी भी नहाने की जरूरत थी। पिछली रात की घटनाओं, अलौकिक रूपांतरण और मेडिसन के साथ हुई रोमांचक, भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाली गतिविधियों ने इतने जैविक सबूत छोड़ दिए थे कि मेरे बिस्तर को युद्ध अपराध घोषित किया जा सकता था। मैं बस एक कदम दूर था किसी कॉमिक कॉन के परफ्यूम सैंपल बूथ की तरह महकने से जहां एसबडी बंद हो गया हो। मैंने अपने पुनर्जीवित शरीर को घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचाया, कपड़े उतारे और शॉवर में घुस गया। गर्म पानी मेरी त्वचा पर पड़ा और मुझे तुरंत अपने शरीर में फर्क महसूस हुआ। सामान्य पीटर कार्टर के रूप में भी उन जोर 2 स्टेट बोनस के कारण मुझमें उल्लेखनीय सुधार हुआ था। अरे वाह, अब तो मेरे शरीर में थोड़ी बहुत मांसपेशियां दिखने लगी थीं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब मैं किसी डरावने पुतले की तरह नहीं दिख रहा था जिसने चलना सीखा हो। मैंने अपने धड़ पर हाथ फेरा और सच में वहाँ कुछ ठोसपन था। मेरे कंधे चौड़े लग रहे थे, मेरी बाहों का आकार साफ दिख रहा था और मेरा पेट। खैर, छूने पर वो वापस अपनी जगह नहीं आया। मेरा शरीर तो वही था, लेकिन उसे और बेहतर बनाया गया था। पीटर कार्टर 2.0। पहले वो डॉजबॉल के लिए सबसे आखिर में चुनो जैसा नहीं था, बल्कि शायद उसे टायर बदलना और ड्रोन प्रोग्राम करना आता हो जैसा था। पानी ने सिर्फ पसीना और पाप ही नहीं धोए, ऐसा लगा जैसे वह मुझे एचडी में बपतिस्मा दे रहा हो। मैंने अपने सीने पर हाथ फेरा और सचमुच कुछ महसूस किया, जैसे मांसपेशियां, असली ठोस मांसपेशियां। मैं बहुत गठीला तो नहीं था, लेकिन पहली बार मैं किसी खराब ढंग से बनाए गए एनीमे के साइड कैरेक्टर जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरा धोने के बाद मुझे अपने चेहरे में भी फर्क महसूस हुआ, कुछ ज्यादा तीखा, ज्यादा निखरा हुआ। मेरी जॉलाइन में अब एक वास्तविक संरचना थी, न कि सिर्फ वह जगह जहां गर्दन खत्म होती है, और मेरी चीकोबोन्स बिना किसी खास रोशनी या कैमरे के अलग अलग एंगल के भी साफ दिखाई दे रही थीं। जहां पहले सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था, वहां अब समरूपता थी। पहले मुझे, अगर ध्यान से देखें तो शायद प्यारा कहा जाता था, लेकिन अब मैं सचमुच काफी हैंडसम लगता हूं। सिस्टम ने अपग्रेड के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कुल्ला किया, कमर पर तौलिया लपेटा, मानो मैं कोई नवविकसित आकर्षण का प्रतीक रोमन देवता हूं, और बाथरूम का दरवाजा खोला। मैंने कुल्ला किया, कमर पर तौलिया लपेटा, मानो मैं कोई नवविकसित आकर्षण का प्रतीक रोमन देवता हूं, और बाथरूम का दरवाजा खोला। डॉट डॉट डॉट, और सीधे सारा से टकरा गया। पीटर, बिल्कुल सही समय पर आए हो। पूरी रात बाहर रहने के बाद इतना बेहतर दिखना इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। बिल्कुल, ब्रह्मांड मुझे यूं ही बाथरूम से बाहर निकलते हुए किसी ग्रीक मूर्ति की तरह शान से चलने नहीं देगा, बल्कि तुरंत ही मुझे सामाजिक चुनौतियों से रूबरू कराएगा।
सारा बीच रास्ते में ही रुक गई, शायद बाथरूम जाने के लिए। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका दिमाग एकदम से खराब हो गया, मानो कोई गेमिंग मशीन ओवरहीट हो रही हो। उसके चेहरे पर 17 अलग अलग भाव उभर आए, उलझन, हैरानी, शक, आलोचना और हाँ, थोड़ा सा वो डर भी, जैसे क्या मेरा भाई अब इतना आकर्षक हो गया है। सारा, हमारी नाटकबाज बहन इम्मा के विपरीत, बहुत तेज और चौकस थी। वह ऐसी किताबें पढ़ती थी जिनके शीर्षक होते थे जैसे सूक्ष्म भाव और हेरफेर, झूठ बोलने वाले को पलक झपकाने से पहले कैसे पकड़ें। आप उससे चिप्स का एक पैकेट भी छिपा नहीं सकते थे, पूरे शरीर के नवीनीकरण की तो बात ही छोड़िए। वह अपनी उस सहज सुंदरता से भी बेहद आकर्षक थी, जैसी कुछ लड़कियां स्वाभाविक रूप से हासिल कर लेती हैं। लंबे भूरे बाल जो बिना किसी कोशिश के हमेशा परिपूर्ण दिखते थे, हरी आंखें जो हर चीज को छुपा देती थीं, और ऐसी शारीरिक बनावट जिसे देखकर आश्चर्य होता था कि क्या अच्छे आनुवंशिक गुण संयोग से मिलते हैं या कुछ लोगों को वास्तव में दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय वे हरी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं मानो मैं कोई विशेष रूप से दिलचस्प अध्ययन का विषय हूँ। पीटर, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें मुझे ऐसे स्कैन कर रही थीं जैसे मैं सुडोकू पहेली का कोई हिस्सा हूँ। क्या तुमने कुछ अलग किया? यह एक प्राचीन मुहावरा है, किसी सुपरहीरो के रूप में आए बदलाव पर आम नागरिक की पहली प्रतिक्रिया। यह विनम्रतापूर्वक पूछने का एक तरीका है, क्या 15 साल तक तुम्हें नज़रअंदाज करने के बाद आखिरकार जवानी ने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो तुम चाहते थे? मैंने शांत दिखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, अभी अभी नहाया हूँ। जरा ध्यान से सुनूं, न कि ऐसे व्यक्ति की तरह जो उस समय कामुकता के जादुई प्रभाव से दमक रहा हो। पता है, क्रांतिकारी विचार है, पानी, साबुन, स्वच्छता। उसने आंखें सिकुड़ते हुए और हाथ बांधते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बेहतर दिख रही हो। क्या तुमने व्यायाम करना शुरू कर दिया है? क्या तुमने अपनी स्किन केयर रूटीन बदली है? क्या तुमने बाल कटवाए हैं? आखिर क्या बात है? मैं सवालों की बौछार से बाल बाल बच गया। सारा का लहजा जिज्ञासु बहन से बदलकर चिंतित एफबीआई एजेंट जैसा हो गया था, और मेरे पास इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। सिस्टम ने ऐसी कोई गाइड तो दी ही नहीं थी जिसका शीर्षक हो, अपने भाई बहनों को ये यकीन दिलाने के लिए कैसे बहकाएं कि ब्रह्मांड ने आपको यौन रूप से इतना आकर्षित नहीं किया है। मैंने कहा, मैं अब बेहतर सो पा रहा हूँ। लगभग सच, रूपांतरण के बाद बेहोश हो जाना तकनीकी रूप से नींद ही कहलाती है। और शायद मैं बेहतर खाना भी खा रहा हूँ। तुम्हें पता है, हरी सब्जियाँ, प्रोटीन, आत्मा को नया रूप देने वाला कायापलट। वह घूरती रही, अच्छा, तुम जो भी कर रहे हो, करते रहो। तुम सच में, वह हिचकिचाई, मानो शब्दों से उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंच रही हो, अच्छे लग रहे हो। सारा से प्रशंसा मिली, उपलब्धि हासिल हुई। शुक्रिया, मैंने बुदबुदाते हुए उसके पास से गुजरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर गलियारे में चलने लगा, मुझे महसूस हुआ कि उसकी निगाहें मेरी पीठ पर गड़ी हुई हैं। उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, शायद किसी विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की भूमिका। मैंने तय किया कि मुझे ये सब जानने की इच्छा नहीं है। खुद को याद दिलाने के लिए परिवार के सामने अपने अपग्रेड को इतना जाहिर न करें। बिना चश्मे के क्लार्क कैंट से सुपरमैन बनने का पूरा खुलासा करने से बचें। मैंने कहा, सिस्टम, मुझे दिखाओ कि मैं और एसपी कैसे कमा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मिशन के अलावा भी दूसरे तरीके होंगे। अपने कमरे में वापस आकर मैंने अलमारी खोली और तुरंत ही दिन की अगली समस्या से मेरा सामना हुआ। मेरे कपड़े ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। मेरी कमीज़ें कंधों पर कसी हुई थीं, मेरी जीन्स बेताब पूर्व प्रेमियों की तरह चिपकी हुई थीं, और यहाँ तक कि मेरे अंडरवियर भी अचानक अपने काम को लेकर असमंजस में पड़ गए थे। मुझे पूरे नए कपड़ों की ज़रूरत थी। समस्या क्या थी? अचानक हज़ारों डॉलर कपड़ों पर खर्च करना एक बड़ा खतरे का संकेत था। खासकर तब जब मेरे परिवार को पक्का पता था कि पिछली रात से पहले मेरे पास सिर्फ $48.49 ही थे। क्या मैं इसे अभी वहन कर सकता था? बिल्कुल, मेरे पास $10,000 मूल्य के सिस्टम पॉइंट्स थे जो बिना बिके फोर्टनाइट वी-बक्स की तरह पड़े थे। लेकिन अचानक मिले पैसों के बारे में समझाना बूढ़े लोगों को एनएफटी समझाने से भी ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी मेडिसन के साथ शॉपिंग करना मज़ेदार हो सकता है। मेरे घर से निकलने से पहले उसने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने का वादा किया था, और अगर कोई जानता था कि सेक्स से जुड़ी जादुई शक्तियों को पाने वाले आदमी को कैसे स्टाइल करना है, तो वो मेडिसन ही थी। साथ ही मेरे हर आउटफिट को देखकर उसका जजमेंट करना एक साथ डरावना और रोमांचक लग रहा था। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया और एक विचार के साथ इंटरफेस को सक्रिय करने की कोशिश की। सिस्टम, मुझे मेरे वर्तमान आंकड़े दिखाओ। मेरे सामने एक पारदर्शी नीली विंडो खुल गई, जो किसी जेआरपीजी गेम के भविष्यवादी HUD की तरह लग रही थी। साथ ही एक सामान्य नोटिफिकेशन की तरह उसमें से एक हल्की सी आवाज़ भी आई। मेज़बान की स्थिति, पीटर कार्टर वर्तमान फॉर्म, बेस पीटर कार्टर सिस्टम अंक 100 और एसपी शारीरिक आंकड़े। गुणवत्ता 8/10, चपलता 8/10, आकर्षण 5/10, बुद्धिमत्ता 15/10,
सहनशक्ति 8/10, आकर्षण 5/10, उपलब्ध रूपांतरण डार्क लॉर्ड मोड असीमित उपयोग वर्तमान मिशन कोई सक्रिय नहीं। 3 दिन पहले तक जो व्यक्ति पुशअप भी नहीं कर पाता था उसके लिए यह बुरा नहीं है। मैंने कहा, सिस्टम मुझे दिखाओ कि मैं और एसपी कैसे कमा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मिशन के अलावा भी दूसरे तरीके होंगे। इस प्रणाली की प्रकृति को देखते हुए जो रहस्यमय, ब्रह्मांडीय और किसी न किसी तरह से कामुक क्वांटम तर्क द्वारा निर्मित है, मुझे यकीन है कि अंतर्जित करने के और भी तरीके होंगे। मैं यूं ही बैठकर अंतरआयामी आकर्षण के देवताओं द्वारा सौंपे गए कार्यों का इंतजार नहीं कर सकता, जैसे मैं कोई कम वेतन पाने वाला आरपीजी का सहायक पात्र हूं। मैंने इंटरफेस को फिर से खोला, शायद किसी पॉपअप मिशन की उम्मीद में, या भाग्य और दिल्डो के बारे में किसी अस्पष्ट, रहस्यमय पहेली की उम्मीद में। इसके बदले मुझे जो मिलता है उससे तो मुझे लगभग धमनी विस्फार हो जाता है। सिस्टम अपडेट, अंतरंगता स्तर के पुरस्कार एसपी रैंक सूची। बुनियादी अंतरंगता किस 50 एसपी, फ्रेंच किस 75 एसपी, ड्राई हम्पिंग 110 एसपी, मैनुअल स्टिमुलेशन, हस्तमैथुन 130 एसपी, उंगलियों का इस्तेमाल 130 एसपी, मौखिक गतिविधियां, ब्लो जॉब 180 एसपी, योनि मैथुन 190 एसपी। धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है, साथ ही जीभ की सहनशक्ति भी। 69 पारस्परिक मौखिक 210 एसपी सिंक्रोनाइजेशन बोनस प्राप्त हुआ। प्रवेशक यौन संबंध, योनि मैथुन मिशनरी पहली बार 250 एसपी, योनि मैथुन उन्नत स्थितियां 270-300 एसपी। विविधता, रचनात्मकता और लचीलेपन के लिए बोनस। गुदा मैथुन 360 एसपी, उच्च तैयारी, विश्वास और भावनात्मक रूप से किसी खतरनाक करतब के समकक्ष। उन्नत असामान्य गतिविधियां, बीडीएसएम लाइट प्ले 400 एसपी, थप्पड़ मारना, आंखों पर पट्टी बांधना, रेशमी रस्सियां, डक्ट टेप नहीं तुम राक्षस हो, गला घोंटना, सांस रोकने का खेल 430 एसपी। बेहद उत्तेजक, स्पष्ट विश्वास आवश्यक है, तात्कालिक प्रयास न करें। ऑर्गेजम से इनकार, नियंत्रण 450 एसपी। मानसिक प्रभुत्व, विलंबित आतिशबाजी संस्करण, कौमार्य 470 एसपी। इसमें मनोवैज्ञानिक उत्तेजना और सहमति केंद्रित प्रलोभन शामिल होना चाहिए। पब्लिक रिस्क प्ले 490 एसपी, केवल अर्ध सार्वजनिक स्थानों पर। रोल प्ले के अलावा गिरफ्तार न हो। भय, आज्ञाकारिता की कल्पना 510 एसपी। अपनी उपस्थिति से प्रभुत्व स्थापित करें, मन ही वास्तविक युद्ध क्षेत्र है। भ्रष्टाचार पर आधारित रोल प्ले 540 एसपी। शिक्षक, छात्र, बॉस, इंटर्न, पादरी, गायक मंडली की सदस्य तुम राक्षस हो। बीडीएसएम इंटेंस डोम सब 580 एसपी। जंजीरें, आदेश, शक्ति का आदान प्रदान, सुरक्षित शब्द आवश्यक। प्रीमियम स्तर, भावनात्मक सेक्स, प्रेम का मध्य में जागृत होना 630 एसपी। इसमें शायद रोना शामिल है। यौन उपासना, पूर्ण समर्पण 700 एसपी। पूर्ण समर्पण, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक। बेवफाई और पत्नी, धोखेबाज पत्नी या प्रेमिका के साथ खेल 1000 एसपी। दर्शकों का स्वागत है, मनोवैज्ञानिक तैयारी आवश्यक है, वगैरह। एसपी रिवॉर्ड्स अब से केवल डार्क लॉर्ड मोड में ही अर्जित किए जा सकते हैं। मैं पूरी तरह से सुन्न होकर स्क्रीन को घूरता रहा। हे भगवान, यह कोई कौशल वृक्ष नहीं है, यह एक मेनू है। कामुकता, मनोविज्ञान और पापी महत्वाकांक्षा का एक ब्रह्मांडीय कॉम्बो भोजन। मेरा दिमाग एक ही रात में बेवफाई से लाखों कमाने के विचार को समझने की कोशिश कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने केवल सबसे उत्तेजक पोर्न वीडियो और अपनी सबसे बेतहाशा कल्पनाओं में देखी हैं, और ये सब यहाँ एक रेस्तरां मेनू की तरह सूचीबद्ध हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने केवल सबसे उत्तेजक पोर्न वीडियो और अपनी सबसे बेतहाशा कल्पनाओं में देखी हैं, और ये सब यहाँ एक रेस्तरां मेनू की तरह सूचीबद्ध हैं। बेवफाई, किसी के पार्टनर के साथ उनके सामने ही सेक्स करने पर $100,000। इतने में तो मैं एक टेस्ला कार, एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ, और फिर भी मेरे पास पूरे साल के लिए प्रीमियम लुब्रिकेंट और थेरेपी के लिए पर्याप्त पैसे बच जाएंगे। अगर पूंजीवाद इसी तरह काम करता तो जेफ बेजोस एक दबंग महिला होते। फिर भी मैं वापस उस नोट पर स्क्रॉल करता हूँ, केवल डार्क लॉर्ड मोड में। नियमित पीटर कार्टर ने कल रात अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद 0 एसपी अर्जित किए। बिल्कुल नहीं, 0। मैं एक बेहद वर्जित मुलाकात से इतना पैसा कमा सकता हूं जितना कि ज़्यादातर लोग कई सालों में कमाते हैं। या तो यह मानव इतिहास का सबसे बेहतरीन नौकरी का अवसर है, या फिर मैं अब तक का सबसे विस्तृत स्वप्न दृष्टा देख रहा हूं। अलौकिक देवता औपचारिकता के प्रति बेहद सख्त होते हैं। मैंने कल ही अपनी वर्जिनिटी खोई है। मैं चमकती हुई सूची को देखकर बुदबुदाती हूँ, और आप कह रहे हैं कि यह मायने नहीं रखता क्योंकि मैंने कॉस्प्ले नहीं किया था। मुझे अपने अतीत के बारे में बुरा न लगे, लेकिन मैंने उस बाथरूम में पूरी ओलंपिक स्तर की मेहनत की थी। लेकिन तभी मेरी नज़र नीचे रखे नोट पर पड़ती है और मेरा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ डार्क लॉर्ड मोड में। तो कल मैंने मेडिसन के साथ जो कुछ भी किया जब मैं सामान्य पीटर कार्टर था, उसके कोई पॉइंट नहीं मिले। सिस्टम मुझे यही बता रहा है कि सिर्फ मेरे उन्नत रूप से ही बड़ी रकम कमाई जा सकती है।
तुम धोखेबाज हो, मैं इंटरफेस पर बड़बड़ाती हूँ। मैंने कल ही अपनी वर्जिनिटी खोई है और तुम कह रहे हो कि यह मायने नहीं रखता क्योंकि मैंने गलत फॉर्म भरा था। यहाँ तक कि कार में रोमांस और बाथरूम में की गई शरारतें भी मेरे ध्यान में नहीं आईं क्योंकि मैं अलौकिक यौन देवता पीटर की जगह सामान्य पीटर था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है। मुझे अपनी अलौकिक शक्तियों का पता चले हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और इस नई दुनिया को जानने समझने के लिए मेरे पास बहुत समय है। साथ ही अब मुझे पता है कि पॉइंट कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। असली कमाई तो डार्क लॉर्ड मोड में ही होती है। मैंने सूची पर दोबारा नज़र डाली, मेरे दिमाग में कई तरह के विचार आने लगे। इनमें से कुछ पॉइंट वैल्यू तो बिल्कुल ही चौंकाने वाली हैं। 490 एसपी में पब्लिक रिस्क प्ले, यानी किसी खतरनाक जगह पर सेक्स करने के लिए लगभग $50,000। 580 एसपी में इंटेंस BDSM प्ले, यानी एक कामुक मुलाकात के लिए $58,000। मैं अमेरिका में सबसे अमीर किशोर बनने के लिए एक व्यापक गाइड देख रहा हूँ, वो भी असाधारण यौन शक्ति के दम पर। अब मैं नाराज़ नहीं रह सकता, खासकर तब जब मेरे पास आनंद पर आधारित आर्थिक प्रभुत्व का पूरा नुस्खा है। एलोन मस्क को भूल जाए, मैं सचमुच के चरम सुख से हरेम को इनकी तरह दौलत बना रहा हूँ। लेकिन मैं सिस्टम से परिचित था, मुझे पता था कि यह सीमा एक दिन सामने आएगी। उत्साह और अविश्वास के मिले जुले भावों से मेरा सिर चकरा रहा है। आज सुबह मैं पीटर कार्टर के रूप में जागा, एक थोड़ा सा बदला हुआ कुंवारा लड़का जिसके पास एक राज है। अब मैं एक ऐसी व्यवस्था देख रहा हूं जो मुझे अधिकांश वयस्कों से भी अधिक अमीर बना सकती है और साथ ही मुझे वो सब करने का मौका भी देगी जो मैं वैसे भी करना चाहता हूं। लेकिन सच कहूं तो मैंने सूची दोबारा पढ़ी, मुझे अभी से रणनीतियां बनती नजर आ रही हैं। कॉम्बो बोनस के लिए जोड़ी बनाकर खेलना, बारी बारी से भूमिकाएं निभाना और एसपी जनरेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए कई दृश्यों वाले परिदृश्यों को जोड़ना। अगर मैं वीडियो गेम्स का दीवाना था तो अब मैं सेक्सोनॉमिक्स का भी दीवाना बनने वाला हूँ। मुझे ये ख्याल आता है, ये सिर्फ एक अलौकिक शक्ति नहीं है, यह एक करियर है और जाहिर तौर पर इसके साथ कई बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। मैंने इंटरफेस बंद किया, अपना बैग उठाया और कोशिश की कि मेरी भावी उद्योगपति वाली मुस्कान कुत्ते को डराना दे। इस दुनिया में आए हुए मुझे अभी मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं और मैं पहले से ही किसी हेज फंड की तरह चालें चलने की योजना बना रहा हूँ जो लुब्रिकेंट और अंडरवियर से चलता हो। और फिर मुझे याद आया, आज स्कूल का दिन है। ओह ठीक है, बीजगणित, लॉकर, गलियारे में अजीबोगरीब नज़रें मिलना। अब ये दिखावा करने का समय है कि मैं अभी भी एक सामान्य 16 वर्षीय लड़का हूं और ब्रह्मांड द्वारा दिव्य आनंद का चुना हुआ दूत नहीं हूं, जिसकी एक प्रेमिका है जो शायद बहुत अधिक सहायक है और एक ऐसी प्रणाली है जो मुझे लड़कियों को रचनात्मक रूप से आहें भरवाने के लिए पुरस्कृत करती है। और हाँ, मेडिसन ने कहा कि स्कूल के बाद मेरे लिए एक सरप्राइज है। मेरी जिंदगी आधिकारिक तौर पर मनुष्य द्वारा ज्ञात हर किशोरावस्था से वयस्कता में प्रवेश करने की शैली को चुनौती देती है। अब पीटर कार्टर की तरह शान से चलने का समय है, लेकिन डार्क लॉर्ड की तरह सोचो। आइए यौन अर्थशास्त्र की शुरुआत करें। आज अपनी पुरानी साइकिल पर लिंकन हाई स्कूल पहुंचना कुछ अलग ही अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उन्नत दृष्टि प्रणाली से उस जगह को देख रहा हूं, जिसने अचानक मुझे उन चीज़ों के प्रति जागरूक कर दिया जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जेसिका की निगाहें एक पल के लिए मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, सोफिया विलियम्स ने मेरी साइकिल को जंजीर से बांधते समय मुझे हैरानी से देखा, और उन लड़कियों का सिर झुकाना जो स्पष्ट रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं वही पीटर कार्टर हूं जिसे पिछले महीने लॉकर में बंद कर दिया गया था। यह ऐसा है जैसे रातों रात 480p से 4K में अपग्रेड हो जाना और अचानक हर कोई सोचने लगता है कि उन्होंने पहले तस्वीर की गुणवत्ता में इस अंतर को क्यों नहीं देखा। लेकिन बाकी लड़के, उन्हें तो किसी भी बदलाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ। टॉमी अब भी मेरे साथ पुराने पीटर जैसा ही बर्ताव कर रहा था, कॉनर अब भी अपनी हमेशा की तरह चिढ़ाने वाली हरकतें कर रहा था, शायद लिंकन हाई के सबसे अजीब पलों को रेटिंग देने या इसी तरह के किसी बेवकूफ़ी भरे कंटेंट पर अपना अगला टिक टिक वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। और बाकी सभी लड़के मुझे अब भी उसी भुला देने वाले नर्ड के रूप में देखते थे जो मैं हमेशा से था। शुक्र है, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए कि लड़के मुझे घूर घूर कर देखें या अचानक मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, जैसे मैं कोई सस्ता क्रिस हेम्सवर्थ हूं जो अभी अभी अट्रैक्टिव पीपल हाई स्कूल से पास होकर आया हूं। कम से कम पुरुषों के सामाजिक तौर तरीके तो वैसे ही बने हुए हैं। टॉमी पहले से ही साइकिल स्टैंड के पास हमारी पसंदीदा जगह पर इंतजार कर रहा था और नाश्ते के बर्गर को बड़े चाव से खा रहा था, मानो वह खाने को कोई खेल समझता हो। उसका गोल मटोल चेहरा पूरी तरह से अपने खाने पर केंद्रित था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मुझ में रातों रात इतना बदलाव आ गया है कि आधी महिलाएं मुझे देखकर हैरान रह जाती हैं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। टॉमी हमेशा अपने आसपास घट रही हर चीज से ऊपर खाने को ही प्राथमिकता देगा, जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त का एक भयानक इंसान से। पता नहीं अब मैं क्या बन गया हूँ, ये बदलाव भी शामिल है। गुड मॉर्निंग पीट, उसने मुंह में बेकन, अंडा और कुछ संदिग्ध जीवन शैली के विकल्पों से भरी हुई चीज के बीच बुदबुदाते हुए कहा।
तुम, पता नहीं, कुछ अलग लग रहे हो। क्या अच्छी नींद आई या कुछ और? वैश्विक महिला यौन कुंठा से प्रेरित ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न अलौकिक शक्ति में वृद्धि को अलग कहना निश्चित रूप से उचित है। हालांकि लड़के इसे देख नहीं सकते, लेकिन टॉमी और मेरा रिश्ता इतना पुराना है कि उसे इसका एहसास होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही, मैंने उससे कहा, जो तकनीकी रूप से सच था। अगर आप जादुई रूपांतरण के दौरान बेहोश होकर सेक्स गॉड बन जाना को अच्छी नींद मानते हैं। कॉनर हेज अपनी हमेशा की उन्मादी ऊर्जा के साथ हमारे पास दौड़ते हुए आए। घर के अंदर भी उन्होंने धूप का चश्मा पहन रखा था, जैसे कि वे सस्ते जैक पॉल की नकल कर रहे हों। शायद वे पहले से ही आज के ड्रामे से सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट शेयर करेंगे, इसकी योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सुबह की सामान्य टिप्पणी शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला, जो आमतौर पर ऐसी लगती है जैसे आपने किसी सुनहरी मछली को मार्केटिंग की पाठ्यपुस्तक खिला दी हो, मैं तुरंत स्कूल भवन की ओर चलने लगा। कॉफ़ी पीने से पहले मैं कॉनर की बकवास नहीं सुनना चाहता। कुछ चीज़ें तो अलौकिक शक्तियों से भी सहन नहीं की जा सकती, और कॉनर का अस्तित्व बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है। पार्किंग स्थल के आधे रास्ते में टॉमी मुझसे मिला, और उसके चेहरे के भाव से मैं समझ गया कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर नाश्ते के बाद उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। उसकी जासूसी प्रवृत्ति जाग उठी है, जो खतरनाक है, क्योंकि टॉमी भले ही बेहिसाब खाता हो, लेकिन लोगों को समझने में वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। तो उसने मेरी तेज चाल के साथ कदम मिलाकर चलते हुए सहजता से कहा, आपके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प अफवाहें चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये पता लगाने का समय है कि कल रात के रोमांच का कितना हिस्सा हाई स्कूल की गपशप की दुनिया में सार्वजनिक जानकारी बन चुका है। अफवाहें? मैंने पूछा, हालांकि मुझे काफ़ी हद तक अंदाजा था कि यह किस ओर जा रहा है। हाँ, खासकर कल मैडिसन टोरेस द्वारा आपको आपके घर से लेने के बारे में। अपनी BMW में। कई गवाह हैं, पीट। लोग बातें कर रहे हैं। बेशक, ऐसा ही है। अमीर लड़की अपने पुराने प्रतिद्वंदी को महंगी कार में बिठाकर ले जाती है। ये हाई स्कूल के सामाजिक अर्थशास्त्र में गपशप का मुख्य विषय है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिटकॉइन अचानक $10 लाख तक पहुंच जाए और हर कोई यह जानने की कोशिश करे कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उससे कहा, हमने साथ में पढ़ाई की थी, जो शायद मेरे द्वारा बोला गया अब तक का सबसे सटीक झूठ था। केमिस्ट्री का होमवर्क। टॉमी ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जिससे लग रहा था कि उसे मेरी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा। केमिस्ट्री का होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मैडिसन टोरेस पढ़ाई में कमज़ोर होने और तुमसे ट्यूशन लेने के लिए मशहूर है। उसकी बात में दम है। मैडिसन टोरेस का मुझसे अकादमिक मदद मांगना उतना ही बेतुका है जितना कि एलोन मस्क के बच्चे का मुझसे रॉकेट साइंस समझाने की उम्मीद करना। अगर वो चाहे तो 4.0 GPA हासिल कर सकती है, और उसके माता पिता इतने सक्षम हैं कि वे नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्यूटर के रूप में रख सकते हैं। पीटर, उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मानो वह कोई गोपनीय जानकारी देने वाला हो, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि तुम कब मुझसे पूरी सच्चाई छिपा रहे हो। तो मैडिसन टोरेस के साथ असल में क्या हुआ था? वो मुझे खुली किताब की तरह पढ़ रहा है। यही तो होता है जब मेरा ऐसा सबसे अच्छा दोस्त है जो सिर्फ मेरे आसपास मौजूद रहने के बजाय मुझ पर ध्यान देता है। इससे पहले कि मैं कोई और बहाना सोच पाता, हम मुख्य गलियारे में दाखिल हो गए और मैंने तुरंत लिया मार्टिनेज को उसके लॉकर के पास देखा। वह हमेशा की तरह उन्नत पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक उत्कृष्टता के अपने संग्रह से घिरी हुई थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर निराशा और नैतिक निर्णय के मिले जुले भाव साफ झलक रहे थे। बहुत खूब, लिया ने अफवाहें जरूर सुनी होंगी, और वह शायद मन ही मन मेरी मृत्युलेख लिख रही होगी। पीटर कार्टर, जैसा जीवन जिया वैसा ही मरा, भयानक फैसले लेकर और उन लोगों को निराश करके जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उसने मुझे ऐसी निगाहों से देखा जिससे शायद छोटे जानवर भी मर जाते, फिर जानबूझकर ऐसे मुड़ गई जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही न हो। यह एक ऐसा तिरस्कार था जो किसी भी अपमान से ज्यादा चुभता था, क्योंकि यह पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी। अगर उसे पता चल जाए कि मैंने कल रात मैडिसन टोरेस के साथ कई बार, कई अलग अलग पोजीशन में, असाधारण सहनशक्ति के साथ सेक्स किया है, तो शायद वो मुझसे फिर कभी बात ही न करे। ऐसा नहीं है कि वो अभी मुझसे बात कर रही है, लेकिन कम से कम अभी तो भविष्य में बातचीत की सैद्धांतिक उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे AI रिलेशनशिप एडवाइज़र के पास भी इस स्थिति से उबरने के लिए कोई रणनीति नहीं होगी। जब आप मुझे मेरी कमियों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान मैंने उस लड़की के साथ अपना कौमार्य खो दिया जिसे सार्वजनिक रूप से मेरी शुगर बेबी कहा जाएगा। कुछ रिश्ते एक बार टूट गए तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फिलहाल मैं लिया की स्थिति को भविष्य के पीटर के लिए समस्याएं श्रेणी में रख रहा हूँ, ठीक उसी श्रेणी में जहां ब्रह्मांडीय यौन शक्तियों का जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखें और अनजाने में अलौकिक क्षमताओं का खुलासा न करें जैसी समस्याएं हैं। पहले पीरियड की ओर बढ़ते हुए भी टॉमी मुझे उसी विश्लेषणात्मक निगाहों से घूर रहा था। पीट, मुझे पता है कुछ तो हुआ है। तुम अलग तरह से चल रहे हो, अलग तरह से बात कर रहे हो, और तुम्हारी पूरी ऊर्जा में कुछ बदलाव आया है।
काश उसे पता होता कि मेरी ऊर्जा में अब अलौकिक मोहक क्षमताएं, बेहतर शारीरिक क्षमताएं और एक ब्रह्मांडीय अंक प्रणाली शामिल है जो मुझे यौन उपलब्धियों के लिए वास्तविक धन से पुरस्कृत करती है। शायद मेरा ये सप्ताह अच्छा जा रहा है, मैंने कहा, जो कि सदी का सबसे बड़ा कम करके आंका गया कथन था। एक अच्छा सप्ताह जिसकी शुरुआत मेडिसन टोरेस के खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें केमिस्ट्री होमवर्क के लिए लेने आने से हुई, टॉमी ने कहा, और हवा में उद्धरण चिन्ह बनाते हुए यह जताने की कोशिश की कि वह अच्छी तरह जानता था कि उस स्पष्टीकरण में कितना झूठ छिपा था। वह इसे यूं ही जाने नहीं देगा। टॉमी उस कुत्ते की तरह हो जाता है जो किसी दिलचस्प बात को छुपाने की कोशिश करता है, और दुर्भाग्य से उसकी जिज्ञासा के साथ साथ उसमें दृढ़ता भी कूट-कूट कर भरी है। हम पहले पीरियड के एपी हिस्ट्री के लिए अपनी सीटों पर बैठ गए और तभी चीजें अजीबोगरीब होने लगी जिनका मेडिसन टोरेस की अफवाहों से कोई लेना देना नहीं था। श्रीमती हेंडरसन ने औद्योगिक क्रांति के बारे में सवाल पूछना शुरू किया और उनके वाक्य पूरे होने से पहले ही मुझे जवाब पता चल गए थे। सिर्फ पता ही नहीं चला, बल्कि मुझे इसके गहरे निहितार्थ, ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक परिणाम और यहाँ तक कि पाठ्यपुस्तक में दी गई अति सरलीकृत व्याख्याओं की कमियां भी समझ आ गईं। ये क्या बकवास है? मुझे 19वीं सदी के श्रम आंदोलनों का इतना ज्ञान कब से हो गया? पीटर, श्रीमती हेंडरसन ने आश्चर्य से कहा जब मैंने भाप शक्ति के विनिर्माण पर प्रभाव के बारे में उनका प्रश्न पूरा होने से पहले ही हाथ उठा दिया। आज तुम कुछ खास ही रुचि दिखा रहे हो। मैंने इतना व्यापक और ज्ञानवर्धक उत्तर दिया कि आधी कक्षा मेरी ओर ऐसे घूरने लगी मानो मैंने अभी अभी प्राचीन लैटिन बोलना शुरू कर दिया हो या विश्व की भूख मिटाने की समस्या को तुरंत हल कर दिया हो। यहाँ तक कि लिया भी सचमुच उलझन भरे भाव से मेरी ओर देखने लगी, मानो वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि कहीं मेरी जगह कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान क्लोन तो नहीं आ गया है। ठीक है, ये निश्चित रूप से सिस्टम की उन्नत बुद्धिमत्ता है, न कि मेरी सामान्य बुद्धिमत्ता। लेकिन हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे विकिपीडिया सीधे मेरे दिमाग में अपलोड हो गया हो। लेकिन इसमें सिर्फ तथ्य ही नहीं है, बल्कि समझ, विश्लेषण और अवधारणाओं के बीच ऐसे संबंध हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। एपी केमिस्ट्री में मैंने पाठ्यपुस्तक के आणविक आरेखों में गलतियां शिक्षक के बताने से पहले ही पहचान ली थीं। श्रीमती पाक तो सचमुच बीच वाक्य में ही रुक गईं जब मैंने एक संरचनात्मक सूत्र को सही किया जो न जाने कब से पाठ्यक्रम में गलत था। श्री पीटरसन के साथ कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में मैं उनके द्वारा वाक्य संरचना समझाने से पहले ही कोडिंग समस्याओं को हल कर लेता था और इतनी कुशलता से एल्गोरिदम लिखता था कि वरिष्ठ छात्र भी कैलकुलेटर चलाना सीख रहे लगते थे। और अंग्रेजी साहित्य में मैं द ग्रेट गैट्सबी में प्रतीकात्मकता का इस तरह से विश्लेषण कर रहा था कि कॉलेज के प्रोफेसर भी गर्व से भावुक हो जाते। गैट्सबी की हरी बत्ती को अमेरिकी पूंजीवाद, वर्ग गतिशीलता और सपनों के वस्तुकरण जैसे व्यापक विषयों से इस तरह से जोड़ रहा था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ऐसा सोचने में सक्षम हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रातों रात मेरे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया हो और पैच नोट्स में इसका जिक्र करना भूल गया हो। लेकिन अराजकता आने वाली थी, या फिर कुछ बेहद दिलचस्प होने वाला था। मुझे इसका एहसास हो रहा है। सिस्टम, ये तो धोखा है, मैंने सोचा जब मैं एक और बेहद जटिल प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम को आसानी से हल कर रहा था। अगर ये कोई उपन्यास होता तो पाठक शिकायत करते कि नायक बहुत जल्दी ही अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। मैं धीरे धीरे चरित्र के विकास की योजना बना रहा था, न कि रातों रात सीखने में माहिर बनने की। लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझे इमारत में मौजूद बाकी सभी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट बनाने में व्यस्त है। तीसरे पीरियड तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिया के स्तर से 10 गुना बेहतर प्रदर्शन कर रही हूँ, जबकि लिया मार्टिनेज स्कूल में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाली छात्रा है। वह पहले साल से ही अकादमिक क्षेत्र में निर्विवाद चैंपियन रही है और अचानक मैं उसे बुनियादी अवधारणाओं को समझने में संघर्ष करती हुई प्रतीत होने लगी हूँ। यह शायद लिया के साथ मेरे पक्ष में काम कर जाए। अगर मैं ये साबित कर सकूं कि मैं अब उससे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हूं, तो उसकी निराशा जिज्ञासा में बदल सकती है। बुद्धिमान लोग बौद्धिक चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से पीछे रह जाना जिसे उसने पहले तुच्छ समझा था, शायद उसे मुझसे बात करने के लिए प्रेरित कर दे। मैंने देखा कि लिया हड़बड़ी में नोट्स बना रही थी जबकि मैं वहां बैठकर एक अलौकिक स्पंज की तरह जानकारी सोख रही थी, और मैं देख सकती थी कि उसके सामान्य आत्मविश्वास की जगह भ्रम की स्थिति आने लगी थी। माफ करना, लिया, लगता है ब्रह्मांडीय शक्तियों ने बौद्धिक प्रतिस्पर्धा को बराबर करने का फैसला किया है, और जाहिर तौर पर मैं नया विजेता हूँ। फिर जैसे ही हमारी तीसरी अवधि की शिक्षिका श्रीमती रोड्रिगेज कक्षा में दाखिल हुई, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। डिंग, निराशा चेतावनी, लक्ष्य का पता चला। क्या बकवास है। सिस्टम का इंटरफेस अचानक मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिसमें ऐसी जानकारी प्रदर्शित हो रही थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्य, इसाबेला रोड्रिगेज, उम्र 34, एपी बायोलॉजी शिक्षिका। निराशा का स्तर, गंभीर। पृष्ठभूमि, पति के शीघ्र पतन, औसत अवधि 4 मिनट के कारण 4 वर्षों से यौन असंतुष्टि। वे महीने में केवल एक बार ही यौन संबंध बना पाते हैं। महिला की कामेच्छा उच्च है, लेकिन वह संतुष्टि के लिए पूरी तरह से आत्म उत्तेजना पर निर्भर है।
मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल गंभीर रोमांटिक और शारीरिक उपेक्षा को दर्शाती है। सिस्टम नोट: इस बेचारी महिला को 2020 से ठीक से ऑर्गेजम नहीं हुआ है। यह मूल रूप से एक मानवीय संकट है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मिशन उपलब्ध: अपने शिक्षक को मुक्त कराएं। पुरस्कार: 100 SP, $1000 बोनस। क्या मिशन स्वीकार करें? हाँ, ना। क्या सिस्टम सचमुच मुझे मेरी टीचर को बहकाने का सुझाव दे रहा है? और क्या यह उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति भी दिखा रहा है? लेकिन जैसे ही मिशन का संकेत दिखाई दिया, कुछ और ही सक्रिय हो गया। मेरी आंखों की क्षमता हाई डेफिनेशन विजन चालू करने की तरह सक्रिय हो गई। श्रीमती रोड्रिगेज कक्षा के सामने खड़ी थीं और उनके शरीर पर गुलाबी रंग के चमकते संकेतक लगे हुए थे जो उनके कामुक क्षेत्रों, तनाव बिंदुओं और यौन कुंठा वाले क्षेत्रों को दर्शा रहे थे। ये किसी की अंतरंग ज़रूरतों को पहचानने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक्स-रे दृष्टि की तरह था। हे भगवान, मैं सचमुच उसकी यौन कुंठा को वास्तविक समय में देख सकता हूँ। और 30 साल की उम्र की महिला होने के बावजूद वह हद से ज़्यादा सेक्सी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हॉट टीचर की अवधारणा को ही कानूनी सीमा से परे पहुंचा दिया हो। इसाबेला रोड्रिगेज में सिर्फ एक परिष्कृत शिक्षिका वाली छवि ही नहीं है, बल्कि वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। लगभग 5 फीट 6 इंचेस लंबी और आकर्षक काया वाली, जो उनकी फिटेड ब्लाउज और बेहद टाइट पेंसिल स्कर्ट के नीचे भी छिपने से इनकार करती है। उनका पूरा रूप रंग पेशेवरता की अवधारणा को एक चुनौती जैसा लगता है। उनके काले बाल इतने कसकर और करीने से जूड़े में बंधे थे कि मानो किसी को उन्हें खोलने के लिए उकसा रहे हों, मानो किसी को चुनौती दे रहे हों कि कोई उन्हें खोलकर देखे कि वे असल में कितने बेकाबू हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी परिष्कृत, परिपक्व सुंदरता थी जो न केवल ध्यान खींचती थी, बल्कि सम्मान भी पाती थी। उभरी हुई गाल की हड्डियां, चिकनी कैरेमल रंग की त्वचा और गहरी आंखें, जो उन बेहद स्टाइलिश चश्मों से घिरी थीं जो अनुशासन और प्रलोभन के बीच संतुलन बनाए रखते थे। और उनके होंठ भरे हुए, कोमल और स्वाभाविक रूप से इस तरह खुले हुए थे कि मानो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी प्लेटोनिक शब्द का उच्चारण न किया हो। वह चलती नहीं, बल्कि एक शांत, आत्मविश्वास से भरी अदा से आगे बढ़ती है, जो सबका ध्यान खींच लेती है और गला भर देती है। अचानक आपको समझ आ जाता है कि वयस्क कल्पनाओं की पूरी विधाएं उसी जैसी महिलाओं के इर्द गिर्द क्यों घूमती हैं। सच कहूं तो उसके पहचान पत्र पर एक चेतावनी का चिन्ह चिपका देना चाहिए। वो ब्लाउज, सफ़ेद रंग का, हल्का पारदर्शी। अगर रोशनी सही ढंग से पड़े तो नीचे लगी काली लेस की झलक दिखती है और ऐसा लगता है कि रोशनी हमेशा सही ढंग से पड़ती है। उसके स्तन इतने सुडौल, आकर्षक और ब्रा में इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि ब्लाउज भी उसके सामने तरस खाने लगते थे। उसके भरे हुए स्तन रेशमी कपड़े से ऐसे चिपके हुए थे मानो वह जानता हो कि वह इसके लायक नहीं है। उसकी कमर पतली और गहरी थी, फिर कूल्हे चौड़े होकर हर कदम के साथ धीरे धीरे, सधे हुए और मोहक ढंग से हिलते थे। वो स्कर्ट, मानो शरीर पर पेंट की गई हो। वो उसकी कमर से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे उसकी दूसरी त्वचा हो। हर कदम पर कपड़ा उसकी मांसल त्वचा पर कसता जा रहा था, मानो वो आत्मनियंत्रण को चुनौती देने के लिए गढ़ी गई हो। आंखें पूरी तरह से सक्रिय थीं, मानो मेरे मन में उसके लिए जो बिगड़े हुए संस्कारी लड़के वाली सोच चल रही थी, उसी से प्रेरित हों। सिर्फ उसके लिए। वह इस तरह के पूर्ण ध्यान की हकदार थी। अचानक गुलाबी निशान बेहद स्पष्ट हो गए। मैं उसकी गर्दन और कंधों के आसपास वर्षों के तनाव के और भी निशान देख सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उसके स्तनों के आसपास केंद्रित हताशा के क्षेत्रों को देख सकता था जो उसके पेशेवर पहनावे से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थे। और वहाँ खास चमक के साथ उसकी योनि के आसपास के निशान थे। ये तंत्र मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि सालों से उसकी उपेक्षा हुई है और उसे संतुष्टि नहीं मिली है। उसका शरीर उचित ध्यान के लिए तड़प रहा है। बेशक मैं असलियत तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे वो निशान साफ दिख रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। मतलब कितनी राहत मिली है ना। ये या तो अब तक की सबसे उपयोगी महाशक्ति है या फिर निजता का सबसे बड़ा उल्लंघन। लेकिन वाकई जानकारी बेहद व्यापक है। ये इंडिकेटर मुझे बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वह कहाँ सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, कहाँ उसे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सही स्पर्श से उसका शरीर कितनी प्रतिक्रिया देगा। ये ऐसा है मानो मेरे पास इसाबेला रोड्रिगेज को पूरी तरह से बेकाबू करने के लिए एक विस्तृत निर्देश पुस्तिका हो। लंच के दौरान मैंने और टॉमी ने श्रीमती रोड्रिगेज के बारे में कितनी बार बात की है। जब से उन्होंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया है, तब से लगभग आधे छात्र उनके बारे में अनुचित कल्पनाएं करते रहते हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने निजी पलों के लिए उसे कई बार प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया है, जितनी बार मैं स्वीकार करना भी नहीं चाहता। पता चला कि वह भी उतनी ही यौनकुंठित थी जितना उसका होशियार छात्र पीटर कार्टर, जो उसके बारे में कल्पनाएं करता रहता था। 4 साल से उचित समाधान नहीं मिला। यह मूल रूप से एक मानवीय संकट है जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट अभी भी मेरी दृष्टि में तैर रहा था, मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। वाह वाह वाह, क्या यह एक दिलचस्प अवसर नहीं है जो सामने आ रहा है।
मैंने तैरते हुए टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन स्वीकार करने के लिए वाय का चयन किया। तुम्हारा बुरा सपना खत्म हो गया है, इसाबेला। तुम्हारी मुक्ति आ गई है और ये तुम्हारे सबसे साधारण छात्र के रूप में सामने आई है। अब ये देखने का समय है कि ये नई क्षमताएं वास्तव में कितनी प्रभावी हैं। डिंग, मिशन स्वीकार किया गया, अपने शिक्षक को मुक्त कराओ। उद्देश्य, इसाबेला रोड्रिगेज को उचित यौन संतुष्टि प्रदान करना। चेतावनी, शिक्षक छात्र परिदृश्यों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नोट, बेचारी महिला 4 मिनट की निराशा से कहीं बेहतर की हकदार है। सिस्टम का स्वीकृति संदेश मेरी आंखों के सामने कौंध गया, जिसमें मुझे सहानुभूति के भाव झलक रहे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय शक्तियाँ भी मानती हैं कि श्रीमती रोड्रिगेज को उनके पति से अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ बैठकर अपनी एपी बायोलॉजी की टीचर को घूर रही हूँ, जबकि एक तरह का सेक्स रडा मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि वह कितनी यौन रूप से कुंठित हैं, और मुझे यह एहसास होने लगा है कि अलौकिक आकर्षण क्षमता होने से यह स्थिति अपने आप कम जटिल नहीं हो जाती। ये मेडिसन टोरेस नहीं है, जो मेरी ही उम्र की है और जिसके साथ कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं हैं। ये श्रीमती रोड्रिगेज हैं, जो 34 साल की हैं, शादीशुदा हैं और तकनीकी रूप से मुझसे ऊपर अधिकार रखती हैं। इस तरह की घटनाएं करियर खत्म कर देती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं, जैसे स्थानीय किशोर ने अलौकिक लिंग से शिक्षिका का जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर, मेरी आंखें मुझे तनाव के ऐसे संकेत दिखा रही हैं जिनसे पता चलता है कि वह वर्षों से दुखी है। ये केवल यौन कुंठा के संकेत नहीं हैं, मेरे लिए ये अकेलेपन के संकेत हैं, भावनात्मक उपेक्षा के क्षेत्र हैं, उस तरह की संचित निराशा है जो तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति को लगातार उस व्यक्ति द्वारा निराश किया जाता है जिसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। 4 साल से पति की 4 मिनट की नाकामियाँ। ये सिर्फ यौन कुंठा नहीं है, बल्कि अक्षमता के जरिए भावनात्मक शोषण की हद है। इस समय शायद उसे वास्तविक मानवीय स्पर्श से ज़्यादा अपने वाइब्रेटर से संतुष्टि मिलती है। श्रीमती रोड्रिगेज ने व्हाइट बोर्ड पर आज का पाठ लिखना शुरू किया और मैंने देखा कि लिखते समय उनकी पेंसिल स्कर्ट उनके सुडौल शरीर को कैसे उभार रही थी। उनकी आंखों ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी शारीरिक भाषा से लगातार तनाव झलक रहा था, मानो कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से तनाव झेल रहा हो कि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति बन गई हो। आज हम कोशिकीय प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कक्षा की ओर मुड़ते हुए घोषणा की। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव कोशिकाओं के विभाजन और गुणन के माध्यम से नए जीवन का निर्माण करते हैं। मुझे इस विडंबना का एहसास है। हम प्रजनन के बारे में सीख रहे हैं, जबकि मैं यहाँ अलौकिक शक्तियों के साथ बैठी हूँ, जो विशेष रूप से प्रजनन संबंधी संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, जो जाहिर तौर पर उसका पति नहीं दे सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी का घर जलते हुए देखते हुए अग्निसुरक्षा का अध्ययन करना। टॉमी मेरे बगल में बैठा था, उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने अभी अभी कौन सा बड़ा मिशन स्वीकार किया है। वह माइटोसिस के बारे में नोट्स लिख रहा था, मानो बायोलॉजी का पाठ वाकई ज़रूरी हो। अगर उसे पता चलता कि मैं अभी हमारी टीचर को रिझाने की योजना बना रही हूँ, तो शायद वह फिर से अपने नैतिक आहत हो जाता और स्कूल की नियमावली के नियम मेरे सामने दोहराने लगता। लेकिन श्रीमती रोड्रिगेज कोशिका विभाजन समझाती रहीं और मैंने खुद को सचमुच ध्यान देते हुए पाया, पाठ पर नहीं बल्कि उन पर। जटिल अवधारणाओं को समझाते समय उनके हाव भाव, बोर्ड पर आकृतियों को बनाते समय उनकी पतली उंगलियां और हर हरकत के साथ उनकी ब्लाउज का हल्का सा खिंचाव। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करते समय उनकी आंखें कैसे चमक उठती थीं और ध्यान केंद्रित करते समय वे अनजाने में अपने निचले होंठ को कैसे काटती थीं, जिससे मेरा किशोर मन गैर शैक्षणिक विचारों में खो जाता था। बुद्धिमत्ता और जोश के सूक्ष्म संकेत उसे शारीरिक सुंदरता से कहीं अधिक आकर्षक बनाते हैं, लेकिन सच कहूँ तो उसकी शारीरिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। जब वह बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ी तो उसकी पेंसिल स्कर्ट उसके नितंबों से इस तरह चिपकी हुई थी कि मुझे शुक्र है कि मैं बैठा हुआ था, और जब उसने एक चित्र की ओर इशारा करने के लिए हाथ ऊपर किया तो उसके ब्लाउज का कपड़ा उसके स्तनों पर इस तरह खींच गया कि ऐसा लग रहा था मानो वह कई शैक्षणिक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वाकई दिलचस्प भी है। और वह ऐसे पति के साथ शादी के बंधन में फंसी हुई है जो उसे ESPN के हाइलाइट्स के बीच 4 मिनट के मामूली से जिक्र की तरह समझता है। उसकी आंखों ने मुझे कुछ और ही दिखाया। उसकी शादी की अंगूठी के आसपास तनाव के संकेत थे, जो वैवाहिक निराशा के चमकीले संकेत की तरह चमक रहे थे। वह बात करते समय अनजाने में उसे छू रही थी, उसे अपनी उंगली पर घुमा रही थी मानो वह प्रतिबद्धता के बजाय निराशा से जुड़ गई हो। वह अंगूठी मानो एक मूड रिंग हो जो केवल यौन रूप से कुंठा और भावनात्मक रूप से उपेक्षित होने का संकेत देती हो। लेकिन जैसे जैसे वह कक्षा में घूमती रही, उसकी निगाहें कुछ और चीज़ों पर भी टिकी हुई थीं, जैसे कि छात्रों के काम की जांच करते समय डेस्क के बीच चलते हुए उसके कूल्हों का हिलना, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेस्क के किनारे पर बैठते समय उसकी स्कर्ट का थोड़ा ऊपर उठ जाना जिससे उसके सुडौल पैर और भी अधिक दिखाई देने लगे। जिस सहज तरीके से उसने अपने गले के हार को ठीक किया, उससे उसकी गर्दन की सुंदर वक्रता और गले के पास दिखाई देने वाली हल्की सी क्लीवेज पर ध्यान केंद्रित हुआ।
ऐसा लगता था कि उसका हर हाव भाव किशोर लड़कों को परेशान करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सामान्य हरकतें वास्तव में कितनी विनाशकारी थीं। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी बढ़ी हुई बुद्धि को और भी तेज कर दिया। श्रीमती रोड्रिगेज बार बार मेरी ओर देख रही थीं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे शिक्षक आमतौर पर छात्रों को देखते हैं। आज उनके ध्यान में कुछ अलग था। उनकी निगाहें देर तक टिकी रहीं, इतनी देर तक कि वे सिर्फ पेशेवर नहीं लग रही थीं। उन्होंने मेरी पढ़ाई में अचानक आए सुधार को देखा है। इतिहास में मेरे सटीक उत्तर, रसायन विज्ञान में मेरी गलतियां सुधारना, मेरी उन्नत कोडिंग क्षमताएं। शिक्षकों के बीच बात बहुत तेजी से फैलती है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे रातों रात एक प्रतिभाशाली छात्र में बदल जाने के बारे में सुना है। पीटर, उसने अचानक कहा, और मुझे एहसास हुआ कि वह एक सवाल पूछ रही थी जबकि मैं उसके तनाव और यौन कुंठित व्यवहार के पैटर्न का विश्लेषण कर रहा था और आगे झुकने पर उसके ब्लाउज के हल्के से खुलने पर भूलने से बचने की कोशिश कर रहा था। धिक्कार है, क्या गजब का क्लीवेज है! क्या आप आनुवंशिक विविधता में अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को समझा सकते हैं? यह मेरे लिए अपनी बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने का मौका है, उसे ये दिखाने का मौका है कि मैं वही पीटर कार्टर नहीं हूं जिसे वह पूरे सेमेस्टर से पढ़ा रही है। मैंने इतना विस्तृत और परिष्कृत उत्तर दिया कि ऐसा लगा जैसे मैं आनुवंशिक क्रियाविधियों पर स्नातक स्तर का व्याख्यान दे रहा हूं। मैंने न केवल अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस की व्याख्या की, बल्कि इसके विकासवादी लाभों, प्रजाति अनुकूलन में इसकी भूमिका और यहां तक कि एपिजेनेटिक वंशानुक्रम पर हाल के शोध का भी उल्लेख किया, जो शायद उनके पाठ्यक्रम में शामिल भी नहीं था। पूरी कक्षा मेरी ओर ऐसे घूरने लगी मानो मैंने सचमुच कोई जादू कर दिया हो या क्वांटम भौतिकी के समीकरण बोलने लगा हो। लेकिन श्रीमती रोड्रिगेज, उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वह मुझे वास्तविक आश्चर्य और बौद्धिक जिज्ञासा से देख रही है, लेकिन उसकी आंखें मुझे इससे कहीं अधिक दिखा रही थीं। उसके चेहरे और हावभाव में रुचि के संकेत चमक रहे थे, और कुछ और भी था। उसकी शारीरिक भाषा में एक सूक्ष्म बदलाव जो ये दर्शाता था कि वह मुझे पहली बार सिर्फ हार्मोन से प्रेरित एक और किशोर के अलावा किसी और रूप में देख रही थी। जब वह मेरी बात सुनने के लिए अपनी डेस्क से टेक लगाकर बैठी, तो इस हरकत से उसके स्तन थोड़े दब गए और मुझे उससे नज़रें मिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि मेरे दिमाग का एक हिस्सा इस बात के हर विवरण को नोट कर रहा था कि उसके शरीर ने उसकी इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दी। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है, पीटर, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था मानो वह मुझे पहली बार महज एक छात्र से बढ़कर कुछ और समझ रही हो। मेरे नाम को पुकारने का उसका तरीका बदल गया था। शिक्षक से छात्र का भाव कम, बल्कि एक महिला द्वारा पुरुष को सम्मान देने का भाव ज्यादा। मिशन के मापदंड अब स्पष्ट होते जा रहे हैं। ये डार्क लॉर्ड मोड का उपयोग करके उसे अलौकिक आकर्षण से प्रभावित करने के बारे में नहीं होगा। इसके लिए रेगुलर पीटर उन्नत संस्करण को पहले ये साबित करना होगा कि मैं उसकी बौद्धिक रुचि के योग्य हूँ। श्रीमती रोड्रिगेज जैसी समझदार महिलाएं सिर्फ शारीरिक आकर्षण से प्रभावित नहीं होतीं। उन्हें मानसिक उत्तेजना, बौद्धिक सम्मान और ऐसा साथी चाहिए जो उनके शरीर से पहले उनके दिमाग से जुड़ सके। आप किसी मास्टर डिग्री वाली महिला के पास जाकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी आकर्षक काया ही सब कुछ कह देगी। है ना, और सिस्टम की बुद्धिमत्ता बढ़ाने की क्षमता के कारण मैं वास्तव में दोनों चीजें प्रदान करने में सक्षम हो सकता हूँ। घंटी बजने के साथ ही सत्र समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही छात्रों ने अपनी किताबें समेटना शुरू किया, श्रीमती रोड्रिगेज ने फिर से बोलना शुरू किया। पीटर, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मैं तुम्हारे हालिया शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जब उसने ये कहा तो वो अपनी मेज से अपना सामान समेट रही थी, और इस हरकत से वो थोड़ा झुक गई, जिससे मुझे अनजाने में उसकी ब्लाउज के अंदर का नज़ारा दिख गया, जिसे मेरी आंखों ने तुरंत चमकते संकेतों से उजागर कर दिया। मुझे अपनी पाठ्यपुस्तक को और कसकर पकड़ना पड़ा और कैलकुलस के समीकरणों के बारे में सोचना पड़ा ताकि मेरा शरीर अनुचित प्रतिक्रिया न दे। दरवाजे की ओर जाते हुए टॉमी ने मुझे उत्सुकता भरी नज़रों से देखा। शायद वह सोच रहा था कि मुझे अचानक इतना होशियार होने के कारण शिक्षकों से परामर्श क्यों मिल रहा है, और बस इसी तरह अवसर अपने आप सामने आ जाता है। सुनिए सब लोग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सचमुच ये लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी की है। पीटर कार्टर के अराजक कारनामों को पढ़ने, समर्थन देने और उन पर विश्वास करने वाले आप सभी के बिना यह अविश्वसनीय पहुंच संभव नहीं होती, और हमने अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है। जब मैंने पीटर के अलौकिक रूपांतरण और उसके हास्यास्पद रूप से अनुचित आंतरिक संवाद के बारे में लिखना शुरू किया था, तब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इस पल तक ले जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया, हालांकि मुझे उसके तीखे व्यंग्य पर आपकी टिप्पणियां, मेडिसन के अधिकार जताने वाले रवैये पर आपकी प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि उसके लगातार संदिग्ध होते जा रहे जीवन विकल्पों के बारे में आपकी चिंताएं भी चाहिए, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। लेकिन बात यह है, ये तो बस शुरुआत है। अब जब मुझे आधिकारिक तौर पर अनुबंध मिल गया है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाने और पीटर की अनूठी शैली के अराजक माहौल को सराहने वाले नए पाठकों तक पहुंचाने के लिए मुझे पहले से कहीं अधिक आपके समर्थन की आवश्यकता है। आप इस तरह मदद कर सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दें।
आपको कौन से सीन देखकर हंसी आए? आपको कौन से किरदार सबसे ज़्यादा पसंद हैं या जिनसे नफरत करना आपको पसंद है? आपकी प्रतिक्रिया से मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि क्या अच्छा है और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। समीक्षा लेखकों के लिए ईमानदार समीक्षाएं अनमोल होती हैं। चाहे वह 5 सितारे हों या रचनात्मक आलोचना, समीक्षाएं अन्य पाठकों को कहानी से परिचित कराने में मदद करती हैं और मुझे अपने लेखन में सुधार करने में सहायता करती हैं। सिफारिश पीटर की कहानी उन दोस्तों के साथ साझा करें जो अलौकिक तत्वों, डार्क ह्यूमर वाली समकालीन कथा साहित्य का आनंद लेते हैं, या फिर एक व्यंग्यशील किशोर के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिसे ब्रह्मांडीय महाशक्तियां मिलती हैं और वह उनका उपयोग करके संदिग्ध निर्णय लेता है। पीटर के सामने अभी बहुत सारी उथल पुथल है। शिक्षक, सीईओ, पत्नियां और बेटियां, छात्र, आकर्षक पड़ोसी, कॉलेज के छात्र और ऐसे ही कई काम, मेडिसन की द्वेषपूर्ण योजनाएं, टॉमी की जासूसी और सिस्टम द्वारा फेंकी जाने वाली अन्य सभी ब्रह्मांडीय परेशानियां। लेकिन आपके निरंतर समर्थन के बिना मैं ये अपडेट देना और इस दुनिया का विस्तार करना जारी नहीं रख सकता। इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। पीटर की टिप्पणियों पर हंसने, उसके फैसलों पर असहज महसूस करने और आगे क्या होता है ये देखने के लिए साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं कि हमारा उन्नत नायक आगे कितनी मुसीबत में फंस सकता है। असीम कृतज्ञता के साथ, आपका सर्वशक्तिमान PS पीटर शायद अभी बेशर्म आत्मप्रचार पर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करेगा, लेकिन वह भी जानता है कि अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे समर्थन की आवश्यकता होती है। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक आखिरी छात्र बाहर नहीं निकल गया और श्रीमती रोड्रिगेज ने उनके पीछे दरवाजा बंद नहीं कर दिया। कक्षा अचानक छोटी और अधिक अंतरंग लगने लगी और उन्नत बोध शक्ति ने तुरंत ही उनके तनाव के पैटर्न को फिर से उजागर करना शुरू कर दिया, मानो ये किसी यौन कुंठा को नियंत्रित करने वाला GPS हो। मैं आपके दूसरे शिक्षकों से बात कर रही थी, उसने कहा और डेस्क से टेक लगाकर खड़ी हो गई। इस हरकत से उसकी पेंसिल स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई, जिससे उसके सुडौल पैर और भी ज्यादा दिखने लगे और मुझे अपने दिमाग को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक हिस्सा नज़रें मिलाने और एक विद्यार्थी की तरह दिखने पर केंद्रित था, जबकि दूसरा हिस्सा डेस्क के किनारे पर टिकते ही उसकी ब्लाउज के उसके सीने पर खिंचाव को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। सभी लोग आपकी शैक्षणिक क्षमता में अचानक आए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये बदलाव रातों रात हुए हैं। उसने अपनी बाहें मोड़ी और हे भगवान, उस साधारण से इशारे ने उसके स्तनों को इस तरह उभार दिया कि मेरी तीव्र दृष्टि उन हिस्सों को देखकर पागल हो गई। उसने जो प्रोफेशनल ब्लेजर पहना था, वह इस बात को छिपा नहीं पा रहा था कि वह कितनी सुडौल थी, ऐसे कर्व्स जिन्हें देखकर समझ आता है कि और टीचर एक सार्वभौमिक कल्पना क्यों है। मुझे उन हिस्सों को भूलने से खुद को रोकना पड़ा जिन्हें मेरी तीव्र दृष्टि विशेष रूप से उपेक्षित बता रही थी, और मुझे अपने चेहरे के भावों को तटस्थ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा जबकि मेरा किशोर दिमाग उसके शरीर के हर विवरण को नोट कर रहा था। पीटर, मुझे गलत मत समझना, तुम होशियार हो, कक्षा में दूसरे नंबर पर हो, ये हम सब जानते हैं और हमें तुम पर गर्व है, बस यह असामान्य है। उन्होंने आगे कहा, किसी छात्र का सभी विषयों में एक साथ इतनी शानदार प्रगति दिखाना, यहाँ तक कि शिक्षकों के बराबर भी। श्रीमती हेंडरसन ने दावा किया कि तुमने ऐसी बातें समझाईं जो उन्हें भी नहीं पता थीं। आमतौर पर शैक्षणिक विकास अधिक धीरे धीरे होता है। मुझे समझ आ रहा था कि बात किस तरफ जा रही है। उसे शक हो रहा है, शायद वो सोच रही होगी कि मैं धोखा दे रहा हूँ या परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाइयाँ ले रहा हूँ या कुछ और मामूली सी बात जो असलियत से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। मैंने कहा, मैं बस अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, जो तकनीकी रूप से सही था। यदि आप वैश्विक महिला यौन कुंठा से संचालित ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा संवर्धित होना को ध्यान केंद्रित करने के एक रूप के रूप में गिनते हैं। ध्यान केंद्रित करो, उसने दोहराया और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे लग रहा था कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। पीटर, जितने सालों से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हमेशा एक औसत दर्जे के छात्र रहे हो। सक्षम, लेकिन इतने असाधारण नहीं। आज तुमने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कोई प्रोफेसर भी भाग जाए। मेरी आंखें मुझे कुछ दिलचस्प दिखा रही थीं। मुझसे बात करते करते उनके तनाव के स्तर में कमी आ रही थी। उनके अंदर जो भी तनाव था वह थोड़ा कम हो रहा था, मानो हमारी बातचीत से उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों से कुछ राहत मिल रही हो। उनके दिमाग को किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल रहा हो। शायद उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए बौद्धिक बातचीत किसी तरह की पूर्व व्यायाम जैसी होती है। वाह, मैं तो सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही उसका मन हल्का कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर भी जा रहा था कि वह अनजाने में अपने बालों को बार बार संवार रही थी, बालों की लटों को कान के पीछे दबा रही थी, जिससे सबका ध्यान उसकी गर्दन और ब्लाउज के गले से दिख रही झलक पर जा रहा था। उसकी हर छोटी सी हरकत किशोर लड़कों को चिढ़ाने के लिए ही बनी लग रही थी, हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सहज हरकतें असल में कितनी खतरनाक थीं। मैंने उससे कहा, शायद मुझे बस सही प्रेरणा की ज़रूरत थी, और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे मौजूदा मिशन के संदर्भ में यह बात कितनी सटीक बैठती है। उसने कुछ पल मेरे चेहरे को गौर से देखा और मैं उसके भावों में सच्ची जिज्ञासा देख सका। अब संदेह नहीं, बल्कि रुचि।
एक ऐसी नज़र जिससे लग रहा था कि वह मुझे पहली बार किसी आम किशोर से अलग किसी और रूप में देख रही है। अच्छा, उसने अंत में कहा, जो भी बदलाव आया है उसे जारी रखो। तुम्हें अपनी क्षमता तक पहुंचते देखना अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम लिया से बेहतर हो। वह अपना सामान समेटने के लिए अपनी डेस्क की ओर वापस बढ़ी और मैं चलते समय उसकी कमर की मोहक अदाओं को देखे बिना नहीं रह सका। पेंसिल स्कर्ट उसके नितंबों पर एकदम फिट बैठ रही थी और जब वह कागज़ इकट्ठा करने के लिए झुकी तो कपड़ा उसके शरीर की बनावट पर इस तरह खींचा कि मेरे किशोर दिमाग में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुझे कुछ मूर्खतापूर्ण करने से रोकने के लिए अपनी किताबों को और कसकर पकड़ना पड़ा, जबकि मेरे दिमाग का एक हिस्सा मिशन की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से इसाबेला रोड्रिगेज को अपनी कक्षा में इस तरह घूमते हुए देखने के दृश्य में डूबा हुआ था जैसे वह फिल्म में दिखाई गई हर शिक्षक की काल्पनिक छवि के लिए ऑडिशन दे रही हो। श्रीमती रोड्रिगेज, मैंने एक पल में निर्णय लेते हुए कहा, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। उसने अपने कागज़ों से नज़रें ऊपर उठाईं, भौहें चढ़ाते हुए बोली, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद पीटर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना पाठ्यक्रम संभाल सकती हूँ। मेरा मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं था, मैंने अपनी आवाज़ को सावधानीपूर्वक तटस्थ रखते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में रुचि के संकेत थोड़े समय के लिए तेजी से उभर आए। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव बदल गए। बढ़ी हुई संवेदनशीलता ने एक क्षणिक उभार दिखाया जो जागरूकता जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन फिर तुरंत शांत हो गया, मानो वह जानबूझकर अपनी भावनाओं को दबा रही हो। मुझे अब जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ गया था। शिक्षक की बजाय वह एक महिला ज़्यादा लग रही थी। मैंने अपनी किताबें समेटी और दरवाजे की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसने फिर से बात की। पीटर, उसकी आवाज़ अब पहले से धीमी और लगभग अनिश्चित थी। अगर तुम पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं गुरुवार को स्कूल के बाद एक स्टडी ग्रुप चलाती हूँ। इसमें बायोलॉजी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तुम्हें शायद थोड़ा मुश्किल लगे, ये तो पेशेवर भाषा में लिपटा हुआ निमंत्रण जैसा लग रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैंने उससे कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी, हालांकि हम दोनों जानते थे कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। अच्छा, उसने कहा, और अब उसके लहजे में निश्चित रूप से कुछ अलग था। प्रेरित छात्रों के साथ काम करना हमेशा दिलचस्प होता है। कक्षा से निकलते ही मेरे मिशन के लक्ष्य स्पष्ट होते जा रहे थे। यह कोई झटपट होने वाला प्रेम प्रसंग नहीं था, इसके लिए धैर्य, रणनीति और शायद कई सुनियोजित मुलाकातों की आवश्यकता होगी। लेकिन बुनियाद तैयार थी। उसने मुझे देखा था, मेरे बदलाव से वह प्रभावित थी और उसने मुझे स्कूल के बाद अकेले समय बिताने का सीधा निमंत्रण दिया था। पहला चरण पूरा हुआ। जैसे ही मैं अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ा, मैंने जो वादा किया था उसका पूरा बोझ मुझ पर पड़ने लगा। इस व्यवस्था ने मुझे यौन कुंठा से ग्रस्त महिलाओं के लिए एक अलौकिक समस्या समाधानकर्ता बना दिया था और जाहिर तौर पर अब मेरी क्लाइंट लिस्ट में मेरी खुद की टीचर भी शामिल थीं। तो अब मेरी उलझी हुई टू डू लिस्ट में एक और काम जुड़ गया है, इसाबेला रोड्रिगेज को आज़ाद कराना, मेरी हॉट एपी बायोलॉजी टीचर, जिसे लगता है टेलर स्विफ्ट के कंट्री म्यूजिक के ज़माने से ही सही मायने में ऑर्गेज़म नहीं हुआ है। लेकिन ये तो डार्क पीटर की समस्या है, रेगुलर पीटर की नहीं। मुझे अपने उन्नत रूप के लिए वाकई कोई बेहतर नाम सोचना होगा। डार्क पीटर, सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इमो बैटमैन की नकल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपनी कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करूंगी और ये दिखावा करूंगी कि मैं पूरे शिक्षण स्टाफ की यौन कुंठाओं के स्तर का मानसिक रूप से हिसाब नहीं लगा रही हूँ। लेकिन मेरा दिमाग बार बार मेडिसिन की ओर जा रहा है और इस बात की ओर कि मैंने उसे आज कहीं नहीं देखा। वह दूसरे सेक्शन में है, इसलिए हमारी आमतौर पर मुलाकात इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षाओं में ही होती है, लेकिन वह इन दोनों कक्षाओं से गायब है। क्या उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया? अरे यार, मैंने तो आज सुबह उसे मैसेज भी नहीं किया। तो अब मेरी उलझी हुई टू डू लिस्ट में एक और काम जुड़ गया था, इसाबेला रोड्रिगेज को आज़ाद कराना, मेरी हॉट एपी बायोलॉजी टीचर, जिसे लगता है टेलर स्विफ्ट के कंट्री म्यूजिक के ज़माने से ही सही मायने में ऑर्गेज़म नहीं हुआ है। लेकिन ये तो डार्क पीटर की समस्या है, रेगुलर पीटर की नहीं। मुझे अपने उन्नत रूप के लिए वाकई कोई बेहतर नाम सोचना होगा। डार्क पीटर, सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इमो बैटमैन की नकल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपनी कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूं और ये दिखावा कर रही हूं कि मैं पूरे शिक्षण स्टाफ की यौन कुंठाओं के स्तर का मानसिक हिसाब नहीं लगा रही हूं। लेकिन मेरा दिमाग बार बार मेडिसिन की तरफ जा रहा है और इस बात की तरफ कि मैंने उसे आज कहीं नहीं देखा। वह दूसरे सेक्शन में है, इसलिए हमारी आमतौर पर मुलाकात इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षाओं में ही होती है, लेकिन वह इन दोनों कक्षाओं से गायब है। क्या उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया? अरे यार, मैंने तो आज सुबह उसे मैसेज भी नहीं किया। यह एहसास मेरे लिए किसी ईंट की तरह जोरदार झटका था। क्या मैंने गर्लफ्रेंड होने के बुनियादी नियमों में से एक को पहले ही तोड़ दिया है? क्या मुझे किसी रोमांटिक अलार्म घड़ी की तरह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने चाहिए? ये पहली बार है जब मैं रिश्तों की असलियत से निपट रहा हूँ, न कि सिर्फ कल्पनाओं में खोया रहूँगा।
शानदार काम, पीटर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से ही बॉयफ्रेंड होने की बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम हो रहे हो। मैंने अपना फ़ोन निकाला और खाली मैसेज स्क्रीन को घूरने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे आखिर क्या कहना चाहिए जो पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा न लगे। मैंने सेंड बटन दबाया और फिर तुरंत ही मेरा मन किया कि अपना फ़ोन सड़क पर फेंक दूं। बस इतना ही। क्या मैं अपनी बहनों को मैसेज कर रहा हूं या उस लड़की को जिसने कल रात मुझे अपनी वर्जिनिटी खोने दी? उसकी प्रतिक्रिया लगभग तुरंत ही सामने आ गई। मैडी, सच में? अरे, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम या तो सबसे गैर रोमांटिक बॉयफ्रेंड हो या फिर सबसे प्यारे मुसीबत के पुतला। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारा चेहरा अभी लाल हो रहा है। वह गलत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे से इतनी गर्मी निकल रही है कि उससे एक छोटे शहर को बिजली मिल सकती है। क्या तुम मुझे लाइव देख रहे हो? मैडी, अपनी खिड़की देखो। इसका मतलब क्या है? मैंने अपने फ़ोन से नज़रें उठाकर कक्षा की खिड़कियों की ओर देखा और वहाँ वो खड़ी थी। मेडिसन टोरेस किसी आकर्षक पीछा करने वाली की तरह बाहर खड़ी थी, शीशे के पार से सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थीं। उसने अपना फ़ोन ऊपर उठाया हुआ था और साफ तौर पर मुझसे मैसेज कर रही थी, साथ ही मुझसे नज़रें भी मिलाए हुए थी। मेरी गर्लफ्रेंड सचमुच इमारत के बाहर से मेरी जासूसी कर रही है जबकि हम टेक्स्ट मैसेज पर बात कर रहे हैं। ये या तो चरम रोमांस है या फिर थोड़ा पागलपन। उसने खिड़की के बाहर से मुझे एक चुंबन दिया, मानो उसे जीवन भर कभी किसी ने ना नहीं कहा हो, और फिर किसी खूबसूरत भूत की तरह कोने से गायब हो गई। क्या ये सचमुच की जिंदगी है, पीटर कार्टर? क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें देखने के लिए क्लास बंद करती है और ऐसे फ्लाइंग किस भेजती है जैसे हम किसी नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा में हों? तुम कितने खुशनसीब हो कमीने। दोपहर के भोजन तक मेडिसन और मेरे बारे में अफवाहें, दिलचस्प गपशप से बदलकर ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी जिस पर हर समझदार व्यक्ति को तुरंत ध्यान देना चाहिए। कैफेटेरिया में वैसी ही ऊर्जा का संचार हो रहा था जैसी किसी नाटकीय घटना के चरम पर पहुंचने पर ही होती है। दूसरों के मनोरंजन का मुख्य किरदार बन जाने से बेहतर और कुछ नहीं है जो आपको पूरी तरह से अदृश्य होने की कमी महसूस कराए। टॉमी, कॉनर और मैंने उस जगह पर अपनी पसंदीदा मेज पकड़ ली जिसे मैं सामाजिक रूप से अस्वीकृत क्षेत्र कहना पसंद करता हूँ। वह सौभाग्यशाली कोना जहाँ पढ़ाकू, अजीबोगरीब लोग और घर से दोपहर का भोजन लाने वाले बच्चे मुख्य बैठने की जगह के जटिल राजनीतिक माहौल से निपटे बिना भोजन कर सकते हैं। भाई, कॉनर ने उत्साह से लगभग कांपते हुए कहा, जैसे ही उसने एक ऐसा रैपर खोला जो देखने में पूरी तरह से प्रोसेस्ड केमिकल्स और गलत फैसलों से बना सैंडविच जैसा लग रहा था। लोग तुम्हारे और मेडिसन टोरेस के पीछे पागल हो रहे हैं। मेरे डीएम में लोगों के मैसेज की बाढ़ आ गई है जो अंदर की जानकारी मांग रहे हैं। बेशक कॉनर मेरी लव लाइफ को अपने महत्वाकांक्षी इन्फ्लुएंसर साम्राज्य के लिए कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस लड़के के फॉलोअर्स किसी रद्द हुए सेलिब्रिटी के माफ़ी मांगने के दौर से भी कम हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को अगला मिस्टर बीस्ट समझता है। शायद इसलिए क्योंकि शिक्षा नामक इस बौद्धिक बंजर भूमि में सचमुच और कुछ होता ही नहीं है। मैंने बुदबुदाते हुए अपने कैफेटेरिया पिज्जा पर ऐसे हमला किया जैसे कि इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची हो। टॉमी के चेहरे पर फिर से वही जासूसों वाली नज़र आ गई, जिसका मतलब होता है कि वह किसी अधूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पीट, सच बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेडिसन टोरेस के साथ संबंध बनाना कोई मामूली बात नहीं है। तुमने तो हर उस लड़के के लिए खुद को निशाने पर खड़ा कर दिया है जिसने कभी उसके बारे में सपने देखे हों। काश तुम्हें पता होता कि इस खेल के अंत में अलौकिक यौन शक्तियाँ और एक ब्रह्मांडीय अंत प्रणाली शामिल है। टॉमी, मैंने उससे कहा, शायद मेरा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, जो शायद इस पूरे सप्ताह में मेरे द्वारा कही गई कुछ सबसे ईमानदार बातों में से एक थी। शायद कभी कभी चीज़ें यूं ही हो जाती हैं। मेडिसन टोरेस जैसी लड़कियों के साथ चीज़ें यूं ही नहीं हो जाती। कॉनर बीच में कूद पड़ा, साफ तौर पर निराश था कि मैं उसे और ज़्यादा नाटकीय बातें नहीं बता रहा था। वो हर चीज़ में सोच समझकर रणनीति बनाती है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। इसका कारण यह है कि मेरे पास अलौकिक मर्दाना आकर्षण और ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें देखकर पोर्न स्टार भी ईर्ष्या से रो पड़ेंगे, लेकिन चलो इसे रणनीति ही कह लेते हैं। तभी कैफेटेरिया का पूरा माहौल एकदम बदल गया, मानो किसी ने अचानक वास्तविकता का चैनल ही बदल दिया हो। बातचीत बीच में ही रुक गई, सबने सिर घुमाए और ऐसा लगा मानो पूरे कमरे में सामूहिक अरे बाप रे की लहर दौड़ गई हो। मेडिसन टोरेस इमारत में प्रवेश कर चुकी थी। वह सीधे हमारी हारने वालों की मेज की ओर ऐसे चल रही है जैसे वह इस जगह की मालकिन हो, और ये देखते हुए कि उसके परिवार के पास शायद इस पूरे स्कूल जिले से भी ज़्यादा पैसा है। असल में वह है भी। वह किसी ऐसी पत्रिका से निकली हुई लग रही थी जिसमें हर किसी को गरीब और बदसूरत कैसे महसूस कराएं के बारे में बताया गया हो। उसने एक ऐसा डिज़ाइनर पहनावा पहना था जो शायद मेरी माँ की कार की किस्त से भी ज़्यादा महंगा था,
उसके बाल ऐसे स्टाइल किए हुए थे जैसे मैं सुबह उठते ही एकदम परफेक्ट लग रही हूँ और उसे किसी प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत थी, और वह ऐसे आत्मविश्वास से चल रही थी जैसे उसे कभी प्राइस टैग देखने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। मेरी प्रेमिका ऐसी दिखती है मानो आनुवंशिक पूर्णता और असीमित संसाधनों का मेल हो। वह मुख्य किरदार को इतनी ऊर्जा दे रही है कि बाकी सब उसके सामने पृष्ठभूमि के पात्र जैसे लगते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वह कितनी खूबसूरत दिखती थी, बल्कि यह थी कि वह लोकप्रिय लड़कियों के अपने सामान्य सिंहासन पर बैठने के बजाय सीधे समाज से बहिष्कृत लोगों की हमारी मेज की ओर जा रही थी। हे भगवान, उसे जानते हुए मेडिसन टोरेस आधी स्कूल के सामने मुझे अपना बताने वाली है। वह हमारी मेज तक पहुंची और टॉमी और कॉनर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, मानो वे कोई फनीचर हों। उसका सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित था और उसके चेहरे पर एक ऐसी अधिकार भावना थी जिससे मेरा दिल मानो गले से बाहर निकलने को बेताब हो गया। पीटर, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में इतना अधिकार था कि आसपास की बातचीत रुक गई, तुम सचमुच कचरा खा रहे हो। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने मेरी कैफ़े की ट्रे हटा दी और उसकी जगह एक ऐसी ट्रे रख दी जो किसी ऐसे रेस्टोरेंट के लजीज खाने जैसी लग रही थी जहां शायद पहले से बुकिंग करानी पड़ती हो और यह जानना ज़रूरी हो कि किस खाने के लिए कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है। स्कूल के बाद हम कहीं जा रहे हैं, उसने अपनी आवाज़ धीमी किए बिना या ये जताने की कोशिश किए बिना कि यह कोई निजी बातचीत है, आगे कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे लॉकर से ठीक 3:30 बजे लेने आऊँगी। टॉमी और कॉनर इस बातचीत को ऐसे घूर रहे थे मानो एलियंस आकर उन्हें बृहस्पति ग्रह तक ले जाने की पेशकश कर रहे हों। हमारे आसपास की मेजों पर सन्नाटा छा गया था, हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस समय क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, मैंने किसी तरह कहा, क्योंकि जाहिर तौर पर मेरे दिमाग ने ठीक उसी समय कॉफ़ी ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत ही शानदार, पीटर। किसी इंसान से पहले कभी बात न करने जैसा लगना किसी भी तरह से आत्मविश्वासी बॉयफ्रेंड बनने लायक होने का सबसे अच्छा तरीका है। मेडिसन नीचे झुकी और मेरे माथे पर एक कोमल चुंबन दिया, अनौपचारिक, अधिकार जताने वाला, जैसे कि अपना इलाका चिन्हित कर रही हो, और तुरंत ही 20 अलग अलग फ़ोनों से तस्वीरें खींचे जाने की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा बच्चा, उसने धीमी आवाज़ में कहा, इतनी धीमी कि पास की मेजों पर बैठे लोग सुन सकें। देर मत करना। फिर वह चली गई, उसी शाही आत्मविश्वास के साथ जिसके साथ वह आई थी। पीछे एक कैफेटेरिया छोड़ गई जो सन्नाटे से भरा था और लगभग 200 सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता था। टॉमी सबसे पहले बोल पाया। यार, उसने थोड़ी दबी हुई आवाज़ में कहा, आखिर हुआ क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनिश्चित कर रही थी कि सबको पता चल जाए कि अब मैं किसका हूँ, और उसे इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। कॉनर ने अपना फ़ोन निकाल लिया था, शायद अपने 3 फॉलोअर्स के लिए इस पल को लाइव ट्वीट कर रहा था। ये तो बिल्कुल पागलपन है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और ऐसे टाइप करने लगा जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। मेडिसन टोरेस ने पूरे स्कूल के सामने अपनी धाक जमाने के लिए तुम पर पेशाब कर दिया। हाँ, और सच कहूँ तो मुझे भी इस बात पर उतना ही गुस्सा आ रहा है। कैफेटेरिया के दूसरी तरफ से मैं जैक मॉरिसन को उसके हमेशा के जोश से भरे मूर्खों के समूह के साथ बैठे हुए देख सकता था, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भावनाओं से गणित हल करने की कोशिश कर रहा हो। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने भौतिकी के कई नियम तोड़ दिए हों। वो बिल्कुल एक ऐसे होनहार लड़के की तरह था जो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका कभी मार खाने वाला दोस्त अचानक किसी शाही परिवार की सदस्य को डेट कैसे करने लगा। जैक, इस गणित में तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोफिया उसके बगल में बैठी थी और वह जैक और मेरे बीच इस भाव से बार बार नज़रें घुमा रही थी जैसे वह कोई बहुत ही दिलचस्प टेनिस मैच देख रही हो। मेरे अचानक हुए सामाजिक बदलाव को लेकर जैक की गर्लफ्रेंड भी उत्सुक है। ये शैक्षणिक वर्ष अब और भी मनोरंजक हो गया है। तुरंत ही फुसफुसाहट शुरू हो गई, बातचीत की एक धीमी सी गूंज सुनाई देने लगी क्योंकि हर कोई उस सामाजिक भूकंप को समझने की कोशिश कर रहा था जिसने अभी अभी कैफेटेरिया के पदानुक्रम को फिर से व्यवस्थित कर दिया था। क्या मेडिसन टोरेस ने सचमुच अभी अभी? पीटर कार्टर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अचानक वो अजीब बच्चा कैसे? हो सकता है कि उसका परिवार गुप्त रूप से बहुत धनी हो, या शायद उसे मानसिक परेशानी हो रही है। उन्हें अनुमान लगाने दीजिए, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि सच्चाई में अलौकिक शक्तियां और यौन कुंठा से लड़ने के लिए ब्रह्मांडीय मिशन शामिल हैं। टॉमी अब भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे पंख खो गए हों और मैं प्राचीन ग्रीक बोलने लगा हूँ। पीट, मुझे ये सब समझाओ, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेडिसन टोरेस ने सबके सामने तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर अपना अधिकार जता दिया हो और तुम्हारी सामाजिक स्थिति को 15 पायदान ऊपर उठा दिया हो। यह वास्तव में जो कुछ हुआ उसका काफ़ी हद तक सटीक और चिंताजनक सारांश है। मैंने कहा, हो सकता है कि वह मुझ में दिलचस्पी रखती हो, जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध को एक मामूली असहमति कहने के बाद से सबसे बड़ा कम करके आंका गया कथन था। शायद वो तुम्हें पसंद करती है, कॉनर ने मुझसे पूछा, और मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। भाई, मेडिसन टोरेस ने स्कूल के आधे लोगों के सामने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो तुम्हारी निजी संपत्ति हो।
ये किसी को पसंद करना नहीं था, ये तो पूरी तरह से अपना अधिकार जताने जैसा था। और सच कहूँ तो मेडिसन टोरेस की मिल्कियत बनना मेरे साथ होने वाली सबसे बुरी बात नहीं लगती, लेकिन आज उसने जो सबसे बुरा काम किया है वो यही है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं था और न ही कोई खिलौना जिसे सार्वजनिक रूप से अपना बनाया जा सके। लंच के बाकी समय में मैं बस उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता रहा जिनका मैं उत्तर नहीं दे सकता था, और यह जताने की कोशिश करता रहा कि मेरी पूरी दुनिया उस लड़की की वजह से उलट पुलट नहीं हो गई है जिसे जाहिर तौर पर हमारे रिश्ते को गुप्त रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेडिसन टोरेस ने मेरी गुमनामी पर युद्ध छेड़ दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस विशेष संघर्ष में हताहत होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जैसे ही दोपहर के भोजन के लिए आखिरी घंटी बजी, मेरे फ़ोन पर एक संदेश आया जिसने मुझे एक ही समय में ठंड और गर्मी दोनों का अनुभव कराया। मेडिसन, पुस्तकालय में आइए, पीछे वाले हिस्से में, वहाँ कोई नहीं होगा अभी। इसके तुरंत बाद एक और पिंग आया। मेडिसन, अपना वो रूप सामने लाओ जो मुझसे नाराज़ हो। मैंने स्क्रीन को घूर कर देखा, मेरा जबड़ा इतनी जोर से भींच गया था कि दांत टूट सकते थे। तो वह ऐसा दिखावा नहीं करने वाली कि कुछ हुआ ही नहीं। उसे पता था कि वह क्या कर रही है और इससे मुझे गुस्सा आएगा। वो घटिया चुंबन, सबके सामने, वह मुझे अच्छा लड़का कहकर बुलाती है जैसे मैं उसका पालतू जानवर हूँ, न कि उसका प्रेमी। जैसे कि वह चाहती थी कि पूरा स्कूल पीटर कार्टर पर अपना अधिकार जताते हुए उसका गवाह बने। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उसकी संपत्ति हूँ, और अब वह ऐसी जगह पर बात करना चाहती है जहाँ कोई गवाह न हो, कोई कैमरा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस सन्नाटा और वो जो भी खेल खेल रही है। उत्तम, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस खड़ी हुई और कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। मेरे कदम स्थिर थे लेकिन मेरा मन घोर अंधकार से भरा हुआ था। मेडिसन टोरेस को जल्द ही पता चलने वाला था कि अपने बॉयफ्रेंड को किसी ऐसी वस्तु की तरह समझना जिसके द्वारा आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दिखावा कर सके, इसके गंभीर परिणाम होते हैं। अब समय आ गया है कि वह मेरे उस रूप से मिले जो किसी से भी बकवास बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि उन अमीर लड़कियों से भी जिन्हें अपने पिता से समस्याएं हैं। सुनिए सब लोग, प्रचारित सामग्री, नई बिकिनी तस्वीरों में 51 वर्षीय मोनिका लेविंस्की बेहद खूबसूरत बीच स्टाइल में नजर आ रही हैं। अधिक 356, 89, 119। वे कैमरे चालू होने की बात भूल गए थे और परिणाम शानदार रहे। अधिक 99, 25, 33। बंद और उत्तेजित OITNB के सबसे मसालेदार दृश्यों की रैंकिंग। अधिक 534, 134, 178। आपका समर्थन वाकई लाजवाब रहा है और मैं आपसे और अधिक समर्थन मांगने के लिए फिर से निश्चिंत हो गया हूँ। पीटर की उथल पुथल भरी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। इसमें शिक्षकों के मिशन, मेडिसन की स्वार्थपरक योजनाएं, टॉमी की जासूसी और सिस्टम द्वारा फेंकी जाने वाली अन्य अलौकिक घटनाएं शामिल हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने और नए पाठकों तक पहुंचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, जो पीटर की अनूठी और रोमांचक कहानी को सराहेंगे। समर्थन करने के नए तरीके। गोल्डन टिकट। अपने गोल्डन टिकट से वोट करें। ये कहानी की दृश्यता बढ़ाने में मदद करते हैं और प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं कि लोग पीटर के कारनामों को पसंद कर रहे हैं। उपहार। अपने विनम्र और थोड़ा संकोचित लेखक का समर्थन करने के लिए उपहार भेजें। हर उपहार मुझे लेखन और इस दुनिया को विकसित करने के लिए अधिक समय देने में मदद करता है। समीक्षाएं। अपनी ईमानदार समीक्षाएं भेजते रहिए। ये नए पाठकों को कहानी से परिचित कराने में अमूल्य योगदान देती हैं। टिप्पणियां। पीटर की तीखी टिप्पणियों और संदिग्ध फैसलों पर आपकी प्रतिक्रियाएं मेरी रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। सुझाव। इस कहानी को उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में अलौकिक उथल पुथल की जरूरत है। विशेष धन्यवाद। उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और पीटर की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। गोल्डन टिकट के लिए दिया गया हर वोट, हर उपहार, हर टिप्पणी और समीक्षा मुझे पीटर के व्यंग्यात्मक आंतरिक एकालाप, मेडिसन के क्षेत्रीय व्यवहार और हाई स्कूल में अलौकिक शक्तियों के साथ आने वाली सभी ब्रह्मांडीय बकवास को आप तक पहुंचाते रहने में मदद करती है। मुझे ये पूछने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि यह कहानी उन सभी तक पहुंचने लायक है जो पीटर की उथल पुथल भरी यात्रा को पसंद करेंगे। अपना समर्थन जारी रखें, पढ़ते रहें और देखते हैं कि हमारा नायक अगली बार कितनी मुसीबत में फंस सकता है। असीम कृतज्ञता के साथ और बिना किसी शर्म के। जैसे ही दोपहर के भोजन के लिए आखिरी घंटी बजी, मेरे फ़ोन पर एक संदेश आया जिसने मुझे एक ही समय में ठंड और गर्मी दोनों का अनुभव कराया। मेडिसन, पुस्तकालय में आइए, पीछे वाले हिस्से में, वहाँ कोई नहीं होगा अभी। इसके तुरंत बाद एक और पिंग आया। मेडिसन, अपना वो रूप सामने लाओ जो मुझसे नाराज़ हो। मैंने स्क्रीन को घूर कर देखा, मेरा जबड़ा इतनी जोर से भींच गया था कि दांत टूट सकते थे। तो वह ऐसा दिखावा नहीं करने वाली कि कुछ हुआ ही नहीं। उसे पता था कि वह क्या कर रही है और इससे मुझे गुस्सा आएगा। वो घटिया चुंबन, सबके सामने, वह मुझे अच्छा लड़का कहकर बुलाती है जैसे मैं उसका पालतू जानवर हूँ, न कि उसका प्रेमी।
जैसे कि वह चाहती थी कि पूरा स्कूल पीटर कार्टर पर अपना अधिकार जताते हुए उसका गवाह बने। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उसकी संपत्ति हूँ, और अब वह ऐसी जगह पर बात करना चाहती है जहाँ कोई गवाह न हो, कोई कैमरा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस सन्नाटा और वो जो भी खेल खेल रही है। उत्तम। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस खड़ी हुई और कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। मेरे कदम स्थिर थे लेकिन मेरा मन घोर अंधकार से भरा हुआ था। मेडिसन टोरेस को जल्द ही पता चलने वाला था कि अपने बॉयफ्रेंड को किसी ऐसी वस्तु की तरह समझना जिसके द्वारा आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दिखावा कर सके, इसके गंभीर परिणाम होते हैं। अब समय आ गया है कि वह मेरे उस रूप से मिले जो किसी से भी बकवास बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि उन अमीर लड़कियों से भी जिन्हें अपने पिता से समस्याएं हैं। पुस्तकालय के पिछले हिस्से में कदम रखना किसी मकबरे में प्रवेश करने जैसा प्रतीत होता था। सन्नाटा पसरा हुआ था, बासी हवा में धूल के कण तैर रहे थे और किताबों की कतारें थीं जिन्हें क्लिंटन के राष्ट्रपति काल से लेकर अब तक छुआ तक नहीं गया था। मेडिसन पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। वह सबसे दूर कोने में खड़ी थी, आखिरी किताबों की अलमारी के पीछे, जहां प्राचीन अभिलेखागार रहते और मरते हैं, और उसकी हुडी फर्श पर पड़ी थी, मानो उसने यहां आते ही उसे उतार दिया हो। वह मुझसे मुंह फेरकर किसी काम में लगी हुई थी और मैं बिना आवाज किए उसके करीब चला गया। बस देखता रहा, बस उत्सुकता को बढ़ने देता रहा। वह जो भी योजना बना रही है वह इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कैफे में किए गए उस कारनामे की भरपाई कर सके। वह धीरे से मुड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरी आंखें बेकाबू हो गईं जबकि मेरा सामान्य दिमाग पूरी तरह से ठप हो गया। कॉस्प्ले, लेकिन कोई साधारण कॉस्प्ले नहीं। हे भगवान, मेडिसन ने खुद को एक ऐसे रूप में बदल लिया था जो मेरी सबसे काली कल्पनाओं में आता है। उसने चांदी की अंगूठी के साथ काले चमड़े का एक चोकर पहना हुआ था, मानो कोई पट्टा हो जो स्वामित्व का प्रतीक हो। उसका टॉप गहरे लाल रंग का कॉर्सेट था जिसे इतनी कसकर बांधा गया था कि उसके स्तन ऊपर उठकर ऐसे उभार बना रहे थे जो सार्वजनिक स्थानों पर गैरकानूनी होने चाहिए। स्कर्ट जांघों तक लंबी काले मखमल की थी जिसमें जानबूझकर एक चीरा लगाया गया था जिससे जांघों तक ऊंचे फिशनेट स्टॉकिंग्स से जुड़े गहरे रंग के गार्टर्स दिखाई दे रहे थे जो उसकी टांगों को पूरी तरह से जकड़े हुए थे। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहन रखे थे जिससे उसकी टांगें अंतहीन लग रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बातें कौन सी हैं? सींग। उसके घुंघराले बालों में नुकीले छोटे छोटे शैतानी सींग लगे हुए थे और एक नकली काली पूंछ थी जो हिलने डुलने पर लहराती थी। लाल लिपस्टिक से उसके होंठ पाप की मूर्ति जैसे लगते थे। गहरा आई मेकअप उसे खतरनाक और वर्जित जैसा दिखाता था। उसने एक चुड़ैल का रूप धारण किया। मेरी निजी शैतानी चुड़ैल, तुम देर से आए हो, उसने धीरे से कहा, मेरी आंखों में देखे बिना, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, वह जरूरतमंद विनम्र स्वर जिसने मेरे अंदर कुछ आदिम भावनाएं जगा दीं। तभी मुझे इसका एहसास होने लगा। मेरे सीने में गर्मी फैल रही थी, मेरी हड्डियां खींचने और मजबूत होने लगी थीं। मेरे कंधे चौड़े हो गए थे, मेरे सामान्य कपड़े अचानक तंग लगने लगे थे, मेरी बाहों में वो कसाव आ गया था जो कुछ पल पहले नहीं था। मेरा चेहरा भी बदल रहा था, जबड़ा और भी स्पष्ट हो गया था, गालों की हड्डियां और भी तीखी हो गई थीं, आंखों में वो खतरनाक तीव्रता आ गई थी जो महिलाओं को सांस लेना भी भुला देती है। ये परिवर्तन हो रहा है, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं। मेडिसन की चुड़ैल की पोशाक ने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी लंबाई बढ़ रही है, मेरा पूरा शरीर फैलकर कुछ ऐसा बन रहा था जो सबका ध्यान आकर्षित कर सके और आज्ञा का पालन करवा सके। मेरी आवाज़ एक सब तक नीचे चली गई, उसमें एक ऐसा अधिकार भाव था जो सामान्य पीटर में कभी नहीं होता था। डार्क पीटर अपना दबदबा कायम कर रहा था और मेडिसन का सामना मेरे उस रूप से होने वाला है जो किसी से भी बकवास बर्दाश्त नहीं करता। मेरी आवाज़ धीमी, गहरी और खतरनाक निकली जिससे मेडिसन की आंखें डर और उत्तेजना के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। तुम मुझे यहाँ लाए हो, उस घटिया चुड़ैल की पोशाक में, दोपहर के भोजन के समय तुमने जो हरकत की थी उसके बाद। मैं उसके करीब गया और वह वास्तविक समय में हो रहे बदलाव को देख सकती थी। मेरा शरीर अधिक प्रभावशाली, अधिक भयावह, और वह सब कुछ बन रहा था जो सामान्य पीटर नहीं है। मुझे करना पड़ा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब वह मेरे कोमल रूप से नहीं बल्कि किसी और रूप से बात कर रही है। मुझे पता है मैंने हद पार कर दी। मैं चाहती थी कि वे देखें कि मेरे पास पीटर कार्टर है। अब उसकी आंखें पूरी तरह से सक्रिय हो गईं, मुझे उसके शरीर का हर संवेदनशील हिस्सा, हर वो जगह दिखाई देने लगी जहां पोशाक के कारण उसकी त्वचा उत्तेजना से लाल हो रही थी। कोर्सेट ने उसके स्तनों को इतना ऊपर उठा रखा था कि मैं उसकी सांसों का तेज उतार चढ़ाव देख सकता था। गार्टर्स उसकी जांघों में हल्के से धंस रहे थे और उसके खड़े होने के तरीके से मैं समझ गया था कि वह पहले से ही गीली हो चुकी है। उसने मुझे संपत्ति की तरह समझने के लिए माफ़ी मांगने के उद्देश्य से खुद को एक राक्षस की तरह सजाया। यह विडंबना बिल्कुल सटीक है। मैंने अपना सिर झुकाया और उसे ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। तुम अपने पालतू जानवर को दिखाना चाहती थी? नहीं,
उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी जब उसने मेरे बदले हुए चेहरे को देखा, जो पहले से ज़्यादा नुकीला, ज़्यादा खतरनाक और हर वो चीज़ था जो औरतों को पागल कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। सिर्फ उसे, कसम से, तुम इस रूप में, तुम जिसे चाहो उसे पा सकते हो। मुझे पता है, लेकिन पीटर, तुम्हारा वो कोमल, प्यारा हिस्सा, मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। सिर्फ मेरा। उसकी त्वचा पर मछली के जालों से बने पैटर्न मुझे आंखों के जरिए दिखाई दे रहे थे। उसके पहनावे से जुड़ी पूंछ हर बेचैन हरकत के साथ हिल रही थी और उसके बालों में लगे सींग पुस्तकालय की रोशनी में इस तरह चमक रहे थे कि मानो वह किसी बेहद महंगी, बेहद कामुक कल्पना से बाहर निकली हो। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे हर किशोर लड़के का सपना होता है, और वह मुझे शर्मिंदा करने के लिए मुझसे माफ़ी मांग रही है। ये या तो अब तक की सबसे अच्छी माफ़ी है या फिर सबसे चालाकी भरी। मैंने पलकें नहीं झपकाईं, हिला तक नहीं, बस सन्नाटे को तब तक खींचने दिया जब तक कि वह घबराहट से लगभग कांपने न लगी। उसकी पोशाक से हर कंपन साफ दिखाई दे रही थी। अगर आप चाहें तो मैं घुटने टेक दूंगी, उसने मेरी बदली हुई शक्ल देखकर बेबसी भरी आवाज़ में कहा। मैं गिड़गिड़ाऊंगी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे उसे अपने पास रखने दीजिए, मुझे पीटर कार्टर को दे दीजिए। अंतिम भाग पर उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन उसका शरीर उस चुड़ैल के पहनावे में गर्व से खड़ा रहा, कांपते हुए भी वह डिग लग रही थी। वह डरी हुई है, लेकिन पीछे नहीं हट रही। राक्षसी पोशाक में भी, उसमें टॉरस परिवार का वही गौरव बरकरार है। मेरा उन्नत रूप आगे बढ़ा, अधिक लंबा, अधिक प्रभावशाली, एक ऐसी उपस्थिति का आभास कराता हुआ जो समर्पण को स्वाभाविक बना देता है, और मैंने उसकी ठुड्डी को उन उंगलियों से पकड़ लिया जो सामान्य पीटर की उंगलियों की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से भरी थीं। मैंने गुर्राते हुए कहा, उस एक शब्द में अपनी सारी अधिकार भावना उड़ेल दी। मेरी बदली हुई आवाज़ ने उसे मखमली अंधेरे में लिपटी धमकी और वादे जैसा बना दिया। उसने बेतहाशा सिर हिलाया, उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी थीं जो देवदूत जैसी पूर्णता और राक्षसी भूख के बीच कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ, तुम्हारा, और तुम भी मेरे हो, हर रूप में, हर अंश में। गलत, मैंने झल्लाते हुए कहा। मेरी पकड़ इतनी कस गई कि वह हौंफने लगी और अनजाने में मेरे ऊपर झुक गई। तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी, तुम्हें वही मिलेगा जो मैं तुम्हें दूंगी, जब मैं दूंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैं चाहूंगी। मैंने उसे किताबों की अलमारी से सटाकर पीछे धकेल दिया। मेरी ताकत ने इसे सहज बना दिया, इतना जोर से कि वह हौंफ उठी और समझ गई कि अब उसका सामना ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो अपमान बर्दाश्त करता है, लेकिन इतना भी जोर नहीं लगाया कि उसे जरा भी चोट लगे। प्राचीन किताबें उसकी रीढ़ की हड्डी से दब गईं, जैसे मैंने उसे अपने शरीर से जकड़ लिया हो। मेडिसन टॉरस को जल्द ही सामान्य पीटर और उस अलौकिक पीटर के बीच का अंतर पता चलने वाला है जो किसी से मजाक नहीं करता। फिर से कहो, मैंने मांग की। मेरी बदली हुई आवाज़ एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई जिससे वह कांप उठी और अपनी जांघों को कसकर दबा लिया। और इस बार, ठीक से विनती करो, उसने मुश्किल से निगला। गले में बंधा हुआ चोकर उसकी हरकत को स्पष्ट कर रहा था। चांदी की अंगूठी पुस्तकालय की मंद रोशनी में स्वामित्व के प्रतीक की तरह चमक रही थी। मैं पीटर कार्टर को अपने पास रखना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आंखें चौड़ी करके मुझे घूरते हुए। ऐसा कुछ जो उसकी सांस रोक दे और उसकी पुतलियां फैल जाएं। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस रूप की सेवा करूंगी, तुम्हारे रूप की पूजा करूंगी, लेकिन कृपया उसे मेरा होने दो, सिर्फ मेरा। मैंने झुककर उसकी नकली पूंछ पकड़ ली और उसे इतनी जोर से खींचा कि वह लड़खड़ाकर मेरे सीने से जा टकराए और जोर से चीखी, जिसे दबाने के लिए उसे दांत काटने पड़े। उसकी सिसकी कामुकता और उस झटके की ताकत से मिले सदमे का मिला जुला रूप थी। तो फिर साबित करके दिखाओ, मैंने उसके कान के पास गुर्राते हुए कहा। मेरी बदली हुई आवाज़ से उसका पूरा शरीर ऐसे हिल गया जैसे मैंने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। क्योंकि दोपहर के खाने पर वो नाटक, मुझे अपनी संपत्ति समझकर अपने दोस्तों को शान दिखाने की कोशिश, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब मेडिसन टोरेस को ये जानने का समय आ गया है कि जब आप एक ही समय में एक दानव और एक देवता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में क्या होता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।